आएंगे आएंगे इस आखिरी हेडलाइन पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के उस बढ़िया से लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। देखने लायक विजुअल्स हैं ये, मेरे ख्याल से तब के लिए हुए हैं जब नहीं राजनाथ सिंह साहब गए थे, तब का है विजुअल। हाँ, उन्होंने अभी एक सॉर्टी भी करी है, थोड़ी देर पहले ही वो कंप्लीट करी सॉर्टी। बढ़िया लग रहा है हमारा इंडिजिनसली हमारे घर पे मैन्युफैक्चर्ड ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। खैर ये सब बातें आगे। आपका कमाई के अड्डे में स्वागत है। मंडे का दिन, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे हो कमाई, उस पर होना है डिटेल में फोकस। अपफ्रंट स्क्रीन्स पे आ जाएंगे जो तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं आज। मैं उनके इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा हूं, सीनबीसी आवाज का बढ़िया पैनल रेडी होगा, उनसे बस कुछ ही देर में हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले बाजार आपकी स्क्रीन्स पर ठीक ठाक है, दबाव रह रहे के आ रहा है, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे आज के मार्केट्स। हम खुले थे बेहतर नोट पे, जब हम लोग सुबह 9:15 पे स्क्रीन्स पे गए थे, 9:30 तक बढ़िया था बाजार। उसके बाद मोमेंटम फिजल आउट हुआ, फिर लग रहा था नहीं रिकवरी की कोशिश चल रही है, पर वो रिकवरी टिक नहीं रही है। ऊपरी स्तरों से फिर वो दबाव है, ठंडा पड़ा है बाजार, और इस समय 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। 136 135 अंक का दबाव और 16,950 960 का जोन है। ऐसे ही निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, वहां पे भी 1% से ज्यादा का दबाव हो गया। इस समय 400 पॉइंट, खुले 300 पॉइंट दबाव के साथ थे, खुले तो बल्कि कम थे, 300 पॉइंट के दबाव आया था, फिर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करी, और अब फाइनली पूरी तरह से फिजल आउट। 1% से ज्यादा का दबाव देखने को मिलेगा। इस बीच हुआ क्या, अभी वीरू के पास जा रहा हूं। पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या व्यूज बन रहे हैं, किस तरह का बिल्डअप हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। इस बीच हुआ क्या है ग्लोबली, यूएस के बाजार अभी भी जहां हमने छोड़ा था सुबह मिले जुले छोड़े थे। डाउ स्लाइटली इन ग्रीन टाइप्स था, बाकी नैस्डैक 0.5% दबाव में था। वो वैसे ही है इंडेक्सेस, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ज्यादा बदलाव हुआ है। तो वो यूएस के फ्यूचर्स रिकवर हो रहे थे, उसके बाद खुले तो ठीक थे, उसके बाद हम अपनी चाल चल रहे हैं। उसके बाद हमने जो फ्राइडे को अच्छे मूव्स दिखा दिए, तो उसके बाद से थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से नेगेटिव, यूके या फिर यूरोप के मार्केट्स अभी फ्रेश वो खुले, सब दबाव में। 1.5 से 1% का दबाव अक्रॉस यूरोपियन बेंचमार्क। वो कैक, डैक्स और फुटसी तीनों इंपॉर्टेंट मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर। क्रेडिट स्विस में जो कामकाज की शुरुआत हुई, जिसपे सुबह हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, 10% का कट, और वो पिटा हुआ स्टॉक 10%, वो डर डिफॉल्ट्स का, डर क्रेडिट स्विस के लड़खड़ाने का, वो पूरी तरह से एविडेंट पूरे यूरोप के मार्केट्स में क्लियरली नजर आएगा। बड़े इंस्टीट्यूशंस का फेल होने का डर। और एक और चीज हुआ क्या था बीच में, आपको याद होगा, लिज ट्रस बनी नई पीएम। लिज ट्रस ने अनाउंस करे थे टैक्स में कट्स वगैरह, और सरप्राइजिंग था सबके लिए कि उल्टा हो गया था। तो ट्रूसोनॉमिक्स उस पर वर्डिक्ट दे दिया था यूके के बाजार ने। पाउंड मल्टी डिकेड लोज पे चला गया था, रन ऑन एसेट्स था लिटरली यूके के बाजारों में, कोई मॉर्गेज डील नहीं करना चाहता था। तो फिर क्या कर रहा था यूके के सेंट्रल बैंक ने, एडिशनल पैसा जोकने की खबर आई। जब सब टाइटनिंग कर रहे थे, उनको पैसा जोकना पड़ा था। आज अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये कि यूके के सरकार ने उस फैसले को अबॉलिश कर दिया। अब वो जो लिज ट्रस की सरकार ने फैसला लिया था, विदहेल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया है। अब वो कंप्लीट यू टर्न लेती हुई, यूके को समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे, प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है, वो भी सब स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। वो पूरा यूरोप का बाजार इसीलिए सब चीजों के चलते नर्वस। लेकिन आज सुबह जो लेवल्स वीरू ने मेंशन करे थे, वो पहला बेस और कन्विक्शन था कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली स्थिति नहीं है। वो बेस जो पहला मेंशन था, मेरे ख्याल से 16,886 के आसपास का पहला वो लेवल था। हमने उसकी सैंक्टिटी को अभी तक मेंटेन करा हुआ है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला बेस। हम वोलेटाइल है, लेकिन उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। वीरू क्या रीडिंग है भाई? ऑलमोस्ट दिन की कल्मिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वोलेटाइल हैं, दायरे में हैं, पर इस वोलेटाइलिटी के बीच की रीडिंग क्या कहती है निफ्टी को लेकर? पहले देखिए आशीष, आज सुबह हमने बात ये की थी कि हम आई थिंक एक सब्सटेंशियल शायद डिप के साथ खुल रहे थे जब एसएक्स निफ्टी था, बट हम बेस 1 को रिस्पेक्ट देंगे। बेस आपकी स्क्रीन पे था आशीष, और बेस 1, बेस 2 की बात ही नहीं करनी थी हमें, और इट वाज 16,886 और 793। इस ट्रेजेक्ट्री को, और इनफैक्ट 816, इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जब तक होगा बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। और जो रेजिस्टेंस का लेवल था आशीष, वो था 17,181। आज आपका
रेस्ट 2 जो था वो था 121। आज का निफ्टी का इंट्राडे हाई देखिए, वो एग्जैक्टली अगर आप देखें करीब करीब 115 है और इंट्राडे लो के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। बट स्टिल ये जो लेवल है ये बेस 1 से लगभग अभी 50 पॉइंट ऊपर है। तो मैं अपने उस व्यू पे बरकरार हूँ। नो शॉर्टिंग थॉट्स, नो। देखिए अभी भी हम शुक्रवार की कैंडल के जो वाइल्ड कैंडल थी जिसने ऑलमोस्ट एक रिवर्सल जैसी संज्ञा थी, जो अपने आप में अगर आप देखें डेली चार्ट्स पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करती है और वीकली कैंडल लास्ट वीक की उसका लो है करीब करीब 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरा तर्क अभी भी है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट तब करूंगा जब मार्केट कंप्लीटली मैसेज देगा जनाब कि मैं 793 के नीचे स्लिप कर रहा हूं। जब ये स्लिप करेगा तब शॉर्ट करेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट जोन ऑफ 746, 710 और 673, बट नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ आशीष। मेरी अभी भी अप्रोच होगी ये लेवल मार्केट होल्ड कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। और आशीष मैं एक और चीज कहूंगा, अभी जब तक ये चैनल है ऊपर की तरफ 17,121 और नीचे की तरफ 16,800 लगभग आप समझ लीजिएगा कि 16,793, माफ कीजिएगा, इस चैनल में बाय ऑन डिप्सी करूंगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पे 17,000 पे कॉल आइटर हैं, 100 पे कॉल आइटर हैं, 200 पे कॉल आइटर हैं, लेकिन 17,000 के पुट में 38 लाख पुट बिके। 16,900 पे करीब 11 लाख, 16,800 पे लगभग 7,45,000। बट इट्स मोर अबाउट दैट एवरेज जो हम उस रेंज में छोड़ के आए हैं, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष नो शॉर्टिंग थॉट्स फॉर द टाइमिंग। यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें ठीक ठाक है, कोई बहुत पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन मैं हर बार उस बेस के नजदीक खरीदने की चेष्टा करूंगा और मेरा एग्जिट जोन, आप यकीन मानिए आशीष, इस क्लोजिंग में भी अगर मैंने बाय किया है लोअर लेवल्स पे तो मेरा एग्जिट जोन रहेगा करीब करीब 17,080 से लेकर 17,121 जो सुबह मेंशन किया था। अभी भी मैं उसी मत पर बरकरार हूं। नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल वी वॉलेट 793 ऑन द डाउन साइड। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी की रणनीति। एक बार बताता हूं कौन सी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस है। फार्मा, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बहुत ब्यूटीफुली मेंशन भी कर दिया किस तरह का ट्रैक्शन फार्मा पिकअप कर रहा है। टॉप गेनर्स में कितने फार्मा स्टॉक्स की गिनती है। ऐसे बाजार में फार्मा देखिए आपकी स्क्रीन पर 1.5%, 1.25% का जंप। लास्ट वीक फार्मा, एफएमसीजी, कुछ हद तक आईटी, ये पॉकेट्स ऑफ एक्शन थे। चैनलाइज पैसा यहां हो रहा था। फार्मा आज भी बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। और ऑयल एंड गैस, वो सुबह मेंशन तमाम डेवलपमेंट्स के चलते, कोई ओएनजीसी के थ्रू समझ लीजिए कि आप बढ़िया मूव ऑयल एंड गैस स्पेस एंजॉय कर रही है। दबाव है मेटल्स में, ऑटोज में, एफएमसीजी में, बैंक्स में। बैंक्स की तो अभी अलग से चर्चा भी करेंगे। बैंक्स अच्छे खासे प्रेशर में। ऑयल एंड गैस कुछ हद तक अपना मोमेंटम स्टीम अब इस समय लूज आउट करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिए, स्क्रीन पर आएगी। निफ्टी में इस समय वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कोई आईसीआईसीआई, को कोटक, कोई एचडीएफसी बैंक, ये हैं वो पॉकेट्स जो तगड़ा दबाव बनाने का काम कर रही हैं। इसमें जोड़ दीजिए आपकी स्क्रीन पर आईटीसी आ रहा है, आईटीसी, एचयूएल, कोई मारुति, कोई इंफोसिस, इस तरह के स्टॉक्स हैं जो इस समय दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक ने भी आज, मैं लिख के लाता हूं हमेशा, 38,080, वो बैंड जो था पहले बेस का, उसका टॉप एंड था 3880 के लेवल, 38,080। हमने दिन भर इस वोलेटिलिटी में अब तक उस बेस वन को वॉयलेट नहीं करा। हम वीक है निफ्टी बैंक पे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और उस बेस को रिस्पेक्ट कर रहा है। वीरू, निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है? इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखकर रीडिंग क्या निकल के आ रही है? देखिए आशीष, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। दो सर्कमस्टेंसेस में बाय ट्रेड लेना है। देखिए पहली अप्रोच ये थी कि अबव बेस वन क्या था मॉर्निंग का आशीष? बेस वन था हमारा, जो आपने मेंशन अभी किया, 38080 और 37960, यानी करीब करीब 80-40 या ये 120 पॉइंट का जो दायरा है ना आशीष, ये क्या है? पहले तो इसकी डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा और डेली चार्ट्स पे या फिर वीकली चार्ट्स पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए यहाँ पे कोई एवरेज तो फ्लोट नहीं कर रहा था, बट इट वाज, आई मीन, द पुट राइटर्स कन्वेक्शन जोन ऑफ फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अक्टूबर। ये अक्टूबर के पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर का कन्वेक्शन जोन था। तो नो शॉर्टिंग थॉट्स। और मैंने दो सर्कमस्टेंसेस में आपको कहा था कि बाय ट्रेड कीजिएगा। या तो हम 15 मिनट कैंडल्स पे, 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पे सस्टेन कर जाएं अबव 38510,
जो कि नहीं हुआ। हालांकि गया था उसके ऊपर, लेकिन सस्टेन बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाया आशीष। या फिर आपको बेस 1 के नज़दीक मिला हो तो बाय कीजिएगा। और आशीष आप यकीन मानिए बेस 1 से पुल बैक आया है इस वक्त का। देखिए आशीष, एक यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था और इनफैक्ट कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है। मेरे हिसाब से दरअसल शुक्रवार को ये चल बहुत गया था और इसीलिए उसको थोड़ा सा हजम करने में परेशानी हो रही है। अदरवाइज अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो शायद ये डैमेज इतना नहीं है, इतना डैमेज नहीं है ये। इस वक्त का डेटा क्या कहता है उसको देखने की कोशिश करते हैं आशीष। और अगर आप इस वक्त का डेटा देखें तो 38,000 यानी 38,000 की पुट्स पे आपको अभी भी कन्विक्शन के साथ पुट राइटर नजर आएंगे। लेके आइए जरा 3 पुट्स और 3 कॉल्स और उनके कन्विक्शंस को दिखाइए। आशीष जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे बीच वाले में रेड वाले पोर्शन में इट इज 38,000 जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और एक सप्लाई जोन है 38,500। तो मेरा अभी भी व्यू है नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट बेस 1 38,080 के आसपास जब भी आए बाय कीजिएगा। एग्जिट जोन आप बना के चल सकते हैं इस कॉल राइटिंग के स्टेट्स के मुताबिक 38,450 यानी 450 के आसपास निकल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला अगला बाइंग का यही रहेगा। इफ सस्टेन्स अबव 510 फॉर 15 मिनट्स बाय इट। अगेन अगर आप नहीं है तो अभी बाय नहीं किया है तो तब भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आशीष बेस 1 दोनों ही इंडस्ट्रीज में जब तक है मेरे शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं है आशीष। ब्यूटीफुल, ठीक है। शॉर्टिंग के थॉट्स जब तक बेस 1 बढ़िया तरीके से प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे लगातार हाईलाइट कर रखा है। जब तक वो इंटैक्ट है, ये बात सुबह भी हुई थी, जब तक वो इंटैक्ट है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेलिंग नहीं करनी इस बाजार में, कोई शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं लाने। अच्छा देखिए अब जरा प्रोड्यूसर साहब जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आए उसके बाद सीएनबीसी आवाज के पैनल से बातचीत की शुरुआत करेंगे। इस समय के ट्रेंडिंग स्टॉक्स वो बुलिश और बेरिश दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सॉरी आप कुछ कह रहे हो डायरेक्टर साहब? ओके, पहले देखिए जरा गिरावट वाले स्टॉक्स जो है, मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अदानी ग्रुप की कई सारी पॉकेट्स आज खासी वीक। अदानी एंटरप्राइजेस 6.25% नॉक ऑफ करके इस समय ट्रेड करता हुआ। आइशर मोटर्स अपने बिक्री के आंकड़ों के बाद एक शार्प रिएक्शन, 5% का दबाव। इनफैक्ट मारुति 3% के आसपास की कमजोरी और लाइकवाइज ऑटोज का रब ऑफ एंसिलरी स्पेस पे जाता हुआ। अपोलो टायर्स में भी आज ऑलमोस्ट 4-5% की कमजोरी। इन स्टॉक्स पे कोशिश करूंगा आगे इसी पैनल से बातचीत भी करी जाए। तेजी कहां पर है? ओएनजीसी दरअसल दो डेवलपमेंट। ओएनजीसी का रब ऑफ ऑयल इंडिया भी है। रब ऑफ क्या, उसके लिए भी सिमिलर पॉजिटिव्स हैं। वो विंडफॉल टैक्स का रिडक्शन होना, गैस प्राइसेस 40% बढ़ा देना, इस सब का इंपैक्ट ये है। और ऊपर से ओपेक की 5 तारीख को बैठक वेडनेसडे, जब हम लोग दशहरा बना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ओपेक की मीट चल रही होगी और शायद एक प्रोडक्शन कट आएगा, कच्चे तेल में उछाल, ये सब चीजें पॉजिटिव बन रही है ओएनजीसी के लिए। फार्मास्यूटिकल्स तो आज आउट परफॉर्मिंग पॉकेट है। तीनों बाकी की तेजी के स्टॉक्स प्रोड्यूसर साहब ने रख दिए फार्मास्यूटिकल्स के। दिवीज लैब्स 2%, जाइडस लाइफ रह रहे के बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करें। एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, यूएसएफडीए से मंजूरी आने की खबर के बाद 5.5% का उछाल। इनकी दवा को एक खबर आई थी, ल्यूपिन इसीलिए उछाल दिखा रहा है। हालांकि सतपुते साहब की और बाकी एक्सपर्ट की सुबह नजर पड़ी थी, शायद ये भी रीजन होगा। लेकिन दूसरा रीजन ये कि अंकलेश्वर यूनिट को जो EIA वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो आई है, क्लीन चिट जो मिली है, ये उसका फायदा है ल्यूपिन। ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है क्योंकि इसके सारे यूनिट्स ज्यादातर यूएसएफडी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो पॉजिटिव खबर और शार्प रिएक्शन, 5.5% का वहां पे उछाल। चलिए इन स्टॉक्स पे और ऐसे कई सारे स्टॉक्स जिस पे बातचीत करनी है, पैनल दिखाइए स्क्रीन पे आप सबको। गुड आफ्टरनून, सतपुते साहब, मानस जी, सालुंखे साहब, अमित सेठ, शरद अवस्थी, ये सब जुड़ रहे हैं। साथ साथ आपकी स्क्रीन पे शिल्पा राउत है। आप लोग तो मिल लिए होंगे, मैं पहली बार शिल्पा जी से मिल रहा हूं, पहली बार उनके साथ शो कर रहा हूं। प्रभुदास लीलाधर की डेरिवेटिव लीड एनालिस्ट। मैम आपका भी स्वागत है। अच्छा मैं अपफ्रंट हिंट दे देता हूं सबके पास कौन कौन से वो आज के वो जाने वाले। डायरेक्टर साहब टीजर दिखाओगे क्या आप आगे के 4 के चौका का? तो अब से कुछ ही देर बाद 2:20 के आसपास शिल्पा जी आपके पास आऊंगा। एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन, एक बढ़िया ऑप्शन आइडिया प्लीज आप आइडेंटिफाई करके रखना मैम। 2:30 के आसपास कोशिश होगी कि हम FNO सुपरस्टार ले लें, उसमें हम अमित सेठ साहब के पास जाएंगे जो एक बढ़िया सी आपको एक पिक देंगे। 2:40 पे मानस आपके पास आऊंगा।
अभी तो आधा घंटा है, आधे घंटे बाद मानस, अभी इस बीच में मानस और भी स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे होंगे, लेकिन एक चार्ट का चमत्कार अलग से, मानस से हम 240 पे लेंगे और 250 पे अमित शरद अवस्थी साहब के पास जाना है। आज का बढ़िया एक मिड कैप फंडा आइडिया। लेकिन इस समय शुरुआत कर रहा हूं अभी के टॉप कॉल्स की। सतपुते साहब, क्या रडार पे? आज सुबह फार्मा आइडियाज तो बढ़िया चले, आपका कन्विक्शन उस प्लेस पे था, सारे पिक्स फार्मा क्या है और अच्छा मूव उस सेक्टर ने डिलीवर करा है। अब कहां नजर है? थैंक यू आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, लुपिन तो अभी भी रडार पे है। मेरे हिसाब से इसका एक टारगेट और एक थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ, वो रहेगा 735 टू 740। ये प्रोबेबली आज नहीं तो कल आना चाहिए। सो लुपिन अभी भी होल्ड साइड का ही ट्रेड रहेगा 710 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से थोड़ा सा मूड माहौल मंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा मैं खुद को भी हेज करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेकडाउन पकड़ा है, वो है आईसीआईसीआई जीआई, जनरल इंश्योरेंस। 1140 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आप कह सकते हैं कि पिछले 5 महीने का जो बेस था उसने अभी वायोलेट किया है, और 1140 के नीचे एक खिसका है। तो डेफिनेटली ये इसका जो लोअर लो है 1100 का, तो 1100 से लेके 1090 ये आईसीआईसीआई जीआई का सेल का टारगेट है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1150। प्रेशर क्या माउंट हो रहा है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है सतपुते साहब का इस समय का सेल आइडिया। निफ्टी की वीकनेस थोड़ी सी और बढ़ चली है, 130 अंक नीचे। अभी अभी वीरू के बातचीत करने से पहले मैंने निफ्टी का चेक लिया था, वो अब 155 अंकों का दबाव हो गया है। थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है, नजर पर रखेंगे बाजार को। ब्रेड डिटोरिएट हो चुकी है, 3:4 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में, अब वो रेशियो स्क्यूड होता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, इस समय रडार पे क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, नॉन एफएनओ क्षेत्र से कुछ स्टॉक मैंने चूज किए हैं, क्योंकि अगर एफएनओ में देखिए तो आपको फार्मा स्टॉक्स की तो बिल्कुल झड़ी लगी हुई है और वो ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए हैं, और शॉर्ट करने का भी आइडिया नहीं है। तो फिर नॉन एफएनओ स्पेस से रेडिको पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, रेडिको करेक्ट हो गया, मेरे ख्याल से अभी 50 डे मूविंग एवरेज पे 4-5 दिनों से सपोर्ट ले रहा था। आज रेडिको ने एक ब्रेकआउट दिया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो रेडिको में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1060 के स्टॉप लॉस रहेंगे, और ऊपर की तरफ 1125 तक के भाव आप देख सकते हैं। रेडिको रडार पे आ रहा है, बहुत बढ़िया मूव। मानस, 9 दिन फास्ट रखते हो आप क्या? नहीं पास नहीं पास नहीं, आज मेरा पास बिल्कुल है, लेकिन नवरात्र खत्म हो रहे हैं तो शायद चलना चाहिए स्टॉक। ठीक है भाई, तो मतलब पेंटअप डिमांड आएगी वीरू, ऐसा मानना है मानस का? पेंटअप डिमांड पे मानस फोकस करते हुए ओके 1084। हाँ, चार्टिकली लग रहा है कि ये इंतजार ही कर रहा है। अगर आप देखें स्टॉक नवरात्र के खत्म होने का, इट्स 1085 एट डे हाई ट्रेजेक्टरी। और इनफैक्ट कुछ देर में कंपैरिजन करेंगे इसका वर्सेस रेस्ट ऑफ लिक्विड स्पेस में। रिलायंस इस बीच हल्का सा स्लिप हुआ है, तो थोड़ा सा निफ्टी पे प्रेशर है। बट एक काम करते हैं, यहाँ पर अमित सेठ जी से उनका ट्रेड लेते हैं। और अमित नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है 2 बजे का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मेरा कन्विक्शन ट्रेड रहेगा एक शॉर्ट कॉल ऑन एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में हमने कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड देखा था, स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। इसमें एक पुल बैक आया था जो कि अपना 10 डेमा भी क्रॉस नहीं कर सका, और कल के कैंडल के लो के नीचे हम चले गए हैं। फ्यूचर्स में इसका करंटली प्राइस है लगभग 522 का। शॉर्ट की रिकमेंडेशन है 530 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 510 से लेके 505 के। जैम, जब जिंदगी में परेशानी होती है, दिक्कत का सबब होता है ना कुछ, तो आदमी जाता है इंश्योरेंस लेने के लिए। और यहाँ पे दिक्कत शुरू होने से पहले हमारे 2 विशेषज्ञों ने इंश्योरेंस उठा के बेच दिया। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई जीआई दोनों ही, अगर आप देखें, सेल कॉल हैं राजेश जी के और अमित जी के। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज दर्द थोड़ा इंडिसीज में है, तो दवा अगर आप देखें सुकून दे रही है। इट्स फार्मा फार्मा फार्मा, हर तरफ फार्मा। आपकी अप्रोच क्या पिक कर रहे हैं आप 2 बजे के लिए? मुझे लगता है बजाज ऑटो में काफी डिसेंट करेक्शन आ गई है, और हिस्टोरिकली जो मल्टीपल्स मिलते थे उस पर भी डिस्काउंट में है। और एक्सपोर्ट वाली प्रॉब्लम, जैसे जैसे लॉजिस्टिक इश्यूज वगैरह नॉर्मलाइज होते हैं, मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर्स में वहां पे भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। प्लस फेस्टिव डिमांड में काफी रोबस्ट रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए, और रूरल इंडिया से भी डिमांड में काफी बढ़िया पिकअप आना चाहिए। तो बजाज ऑटो इन लेवल्स पे मुझे लगता है काफी डिसेंट बेट है। 230 रुपए की हम फॉरवर्ड अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में, तो हमें लगता है 4,500 4,500 तक के टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो एक बहुत डिसेंट बेट है।
ये वो इसके आंकड़ों में दिक्कत थी, इसीलिए आज ठंडा पड़ गया था जब आंकड़े आए थे सुबह शरद जी। वो एक्सपोर्ट वाला मामला तो पूरा गड़बड़ा गया है, उससे डर नहीं लग रहा क्या? नहीं देखिए, कुछ तो लॉजिस्टिक इश्यूज भी थी और कुछ Okay. जो रीजन्स में ये काम करते हैं वहां भी प्रॉब्लम थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबली भी जो एनवायरनमेंट है और सेंटिमेंट है उसमें काफी बढ़िया सुधार आपको अगले 6 से 8 महीने में देखने मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि वहां पे भी डिमांड वापस रिवर्स होनी चाहिए। ठीक है, कन्विक्शन है, मैंने ऐसे क्रॉस चेक कर लूं तो ठीक है, वो कन्विक्शन 10 का 10 बना हुआ है। 4500 के टारगेट्स के साथ बजाज ऑटो 3500 के लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव बेट। बाकी सारे ट्रेड्स आज स्पेसिफिक थे, ये यहां एक्यूमुलेट कर लीजिए, इवेंचुअली अच्छी मजबूती, अच्छे रिटर्न्स शायद ये स्टॉक डिलीवर कर दे। शिल्पा जी हाय, मैं आशीष। जी आशीष जी नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका कोई टॉप कॉल इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड? मेरा एक्चुअली आईसीआईसीआई जीआई था, बट ऑलरेडी वो हो गया है, तो ये सत्तू साहब ऐसे ही करते हैं। जी देन आई विल गो विद कोटक बैंक। कोटक बैंक ने भी 1800 के नीचे अभी ट्रेड करना चालू किया है एंड बैंक निफ्टी में काफी प्रेशर है, तो कोटक बैंक इज अ सेल फॉर मी नाउ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1805 एंड टारगेट 1750 से 1730। कोटक महिंद्रा बैंक सेल का एक आइडिया शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ। विकास सालुंखे भी जुड़ते हुए। विकास हाय, गुड आफ्टरनून। विकास, इस समय का टॉप ट्रेड? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जैसे सुबह भी मैंने बोला था कि एल&टी आईटीसी मुझे वीक लग रहा है, उसके पीछे मुझे लार्ज कैप में ग्रासिम यहाँ पे वीक लग रहा है, यहाँ पे वापस वो 50 डीएमए के नीचे आते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है 1600 के टारगेट के लिए ग्रासिम यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। ऊपर में हमने नोटिस किया है कि आज इंट्राडे में भी हमने देखा था कि 1680 1670 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है, तो 1680 के स्टॉप लॉस से ग्रासिम को यहाँ पे सेल करके जाना है। नीचे में जो टारगेट बन रहा है वो 1600 का पहला बन रहा है और 1580 का एक दूसरा टारगेट यहाँ पे ग्रासिम में आते हुए देखने मिल सकता है। तो ग्रासिम अगर आप देखें आपकी यहाँ पे एक सेल कॉल है और एक 1640 पे अगर आप देखें आपका सेल कॉल है। चलिए एक दो स्टॉक्स ऐसे मार्क कर लेते हैं जिसे कहते हैं, आई मीन देखिए बाजार थोड़ा सा कमजोर है बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग, और इनफैक्ट उस स्पेस में वीकनेस है बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग। आई मीन मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स की, और उसमें BHEL का आइसोलेशन में ये मूव 61-65 पे डे हाई की डिजिक्ट्री में है। बीच में आप देखें इनको एक ऑर्डर की खबर भी आई थी, और BHEL का ये रनअप जो है वन वे मूव है। एक ऐसे दौर में जब हमने बाजार में पेन देखा लास्ट 5 सेशंस में, 1 2 3 4 5, यस एग्जैक्टली 5, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक रहा। जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट में रखिएगा पिछले 5 सेशन का मूव। मानस ये जो मूव आया एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आया, और उसके पीछे अगर आप देखें न्यूज़ फ्लो ने भी इसको एक पुश दिया, बट इट्स नाउ 61-65। हमने लॉन्ग भी पिक किए थे इसमें। आपकी अप्रोच क्या है, ये क्या कर रहा है और ये कहां तक जा सकता है? देखिए, जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, स्पेशली आज जब ज्यादातर स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है मार्केट में वीकनेस के चलते, तो BHEL में तो लगातार स्ट्रेंथ दिख रही है, और आई थिंक 5वां दिन है जब हमें स्टॉक में ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल रहा है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। 6450 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर अब रिवाइज कर ले, 60 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 6450 के टारगेट सेट करिए। BHEL, हाँ वो खबर के बाद से लगातार रह के बढ़िया अट्रैक्शन। खबर थी मेरे ख्याल से इन्होंने NTPC से 2 600 मेगावाट के बॉयलर्स का ऑर्डर बैक करा था, जहां तक मुझे याद आ रही है। उसके बाद से तो बढ़िया मोमेंटम आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। खैर इस समय 4 का चौके के पहले एलिमेंट का समय हो चुका है। दिखाइए भाई 4 का चौका, दिखाइए उसमें सस्ता ऑप्शन, तो दिखाइए शिल्पा जी को स्क्रीन। शिल्पा जी क्या डिसाइड किया, कौन सा है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? क्योंकि बैंक्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा SBI। इनमें SBI 520 के जोन्स को अप्रोच कर रहा है, उसके नीचे वो बहुत वीक हो जाएगा टिल 500। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 510 का पुट ऑप्शन लेना चाहिए। 10 रुपए 40 पैसे के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 16 से 18, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 7 रहेगा। SBI 500 वीकनेस बढ़ने वाली है SBI में। सबको फंडामेंटली पसंद आ रहा है, लेकिन चार्ट्स पे वीकनेस क्लियरली एविडेंट। 510 का पुट खरीद लीजिए SBI का, 10 रुपए 40 पैसे पे। हाँ स्क्रीन पे उसी भाव पे खड़ा हुआ है।
₹7 का स्टॉप लगेगा। 16 से 18 तक के टारगेट्स ये पुट अचीव करके आपको दे सकता है। इस बीच लक्ष्मण जुड़ते हुए मेरे सहयोगी दिल्ली से। लक्ष्मण के पास अभी जाने वाला हूं एक बढ़िया एक्सक्लूसिव खबर के लिए। लक्ष्मण जुड़ेगा, दिखाइए। ये बस लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। इस बीच अदानी ग्रुप का पूरा पैक देखिए। पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइजेज अब 7.5%, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, सब 5 से 7% की कमजोरी। और पता नहीं, मुझे याद आ रहा है अभी आज की शीट में तो नहीं है, पिछले हफ्ते फ्राइडे को मानस हमने अदानी एंटरप्राइजेज पे एक सेल इनिशिएट किया था ना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अदानी ने अगर आपको याद हो तो मैंने सेल तब दिया था जब पहली बार फ्राइडे के सेशन में, नहीं थर्सडे के सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। तब अदानी इंटरप्राइजेज में एक सेल का कॉल दिया था और 50 डे मूविंग एवरेज के टारगेट थे जो कि 3200 रुपए के थे, जो कि ऑलरेडी आज अचीव हो चुके। क्या बढ़िया ट्रेड रहा वो, और वो टारगेट्स अचीव होते हुए बहुत तगड़ा प्रेशर सारे ग्रुप के स्टॉक्स इस समय झेलते हुए। सिर्फ एक अल्ट्राटेक को हटा दूं तो सारों में अल्ट्राटेक फ्लैट है, बाकी सब जगह क्रॉस द बोर्ड 3 से लेकर 7-8% तक की कमजोरी। अब चलिए लक्ष्मण की वो जो एक्सक्लूसिव है उसके लिए लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। कुछ पोर्ट रिलेटेड डेवलपमेंट्स लक्ष्मण गैदर करते हुए आपकी स्क्रीन पे नीचे चलने शुरू भी हो चुके हैं। लक्ष्मण, क्या अपडेट है भाई? गुड आफ्टरनून। देखिए, दरअसल सरकार कांडला पोर्ट पे 2 बड़ा हब बनाने जा रही है। एक जो होगा वो होगा आपको मल्टीपर्पस कार्गो बर्थ बनाया जाएगा, और दूसरा होगा कंटेनर टर्मिनल बनाया जाएगा। ये दोनों लॉजिस्टिक के लिहाज से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कांडला के पास बनेगा, ये टूना टेकरा एक जगह है, वहाँ पे बनाया जाना है। ये जो मल्टीपर्पस कार्गो बर्थ है वो 1720 करोड़ रुपए यानी 1720 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और 18.33 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इसकी क्षमता होगी। दूसरा जो कंटेनर टर्मिनल है वो उसकी लागत करीब 4243 करोड़ रुपए होगी, और इन दोनों ही प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। और बहुत जल्द, सूत्र कह रहे हैं कि बहुत देर हुआ तो इस महीने के आखिर तक कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल ही जाएगी। और इस दोनों प्रोजेक्ट को लेकर के रोड शो किया गया था, तो उस वक्त कई सारी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी, जिसमें अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, नवयुग इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां थी जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। अब इन कंपनियों को दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, और बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और फिर इसका बनना शुरू होगा। खास बात यह है कि इस दोनों प्रोजेक्ट में सरकार 30 साल तक कंसेशन देगी, और जरूरत पड़ा तो 20 साल तक और कंसेशन को आगे बढ़ा सकती है। और उसको फिर इतने समय सीमा के लिए जो आप कह रहे हो उस पर ऑपरेट भी करेंगे, ऑपरेट भी करेगी। जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, तो जो प्राइवेट पार्टनर होगा उनको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी डेवलप करने के बाद। और ऑपरेट करने के दौरान चूंकि शुरुआती दिनों में नुकसान ना हो, इसकी भरपाई के लिए सरकार कंसेशन देगी। पहले चरण में 30 साल तक के लिए कंसेशन देगी, उसके बाद अगर जरूरी हुआ कि और इसको आगे कंसेशन जारी रखना है तो 20 साल के लिए और कंसेशन देगी। और इसका जो लाइसेंस फी है वो काफी कम, मुश्किल से ₹1 के आसपास रखे जाने की संभावना है। मुख्य मकसद यह है कि स्पोर्ट के जरिए जो कार्गो मूवमेंट है उसको आसान किया जा सके, खासतौर से जो बड़े कंटेनर होते हैं, स्टील के होते हैं, सीमेंट के, फर्टिलाइजर के, उन सारे का मूवमेंट इन दोनों टर्मिनल से आगे हो सकेगा। RFQs रोड शोज के समय इन कंपनीज अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रा, इन सब ने इंटरेस्ट दिखाया था। अब देखते हैं कैबिनेट से जब हरी झंडी आती है उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। लक्ष्मण, वो कैबिनेट और CCA की बैठक होती है वेडनेसडे को, आमतौर पे वीकली शेड्यूल होता है। इस बार तो दशहरा पड़ेगा, फिर तो हो सकता है कि दशहरा के बाद एक दिन के बाद इस बैठक को रखा जाए, क्योंकि अभी तक कल कैबिनेट हो इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन जैसे जानकारी मिलेगी हर हफ्ते की तरह आपके पास पहले जानकारी पहुंचेगी। इंतजार रहता है भैया उस दिन का कि लक्ष्मण आएंगे, कुछ बढ़िया खबर लाएंगे, स्क्रीन पे हरकत, एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए, इस डेवलपमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आज वैसे अदानी ग्रुप का दिन अच्छा है नहीं, तो अदानी पोर्ट्स तो वैसे ही थोड़ा सा, ये वैसे अपने पैक में, अपने पीयर्स में सबसे ज्यादा रेजिलिएंट टाइप स्टॉक है, लेकिन आज तो ये भी खैर 2-2.5% के आसपास ही कमजोरी। खैर, इस पे जब चर्चा हो ही गई है तो इस स्टॉक पे किस तरह का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। शिल्पा जी, एक बार अदानी पोर्ट्स देखेंगे आप क्या? जी, अदानी पोर्ट्स में डेफिनेटली आज थोड़ा बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। यहाँ से सुबह थोड़ा था स्ट्रेंथ, सबको लगा कि यहाँ पे अपने को मिलेगा कुछ, लेकिन स्टॉक में वीकनेस है। एंड जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, तो ये 800 के नीचे बहुत वीक है और 780 पे इसका सपोर्ट था जहां पे उसने लिया हुआ है 788 का लो लेके, बट स्टिल 820 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस वापस मिलेगा। तो अभी के लिए रेंज बाउंड है, नो ट्रेड जोन, लेकिन 780 अगर वायलेट करता है देन टारगेट्स ऑफ 740 टू 725 इमीडिएट बेसिस में मिलेंगे। ओके दानीपुर आपके स्क्रीन पे 798 पर वीकनेस के साथ ट्रेड करता हुआ। इस बीच लेके आइए आज का, अगर आप देखें जो सबसे हॉट सेगमेंट था वो था फार्मा, लेकिन सबसे वीक सेगमेंट क्या है आज? प्राइम जो प्राइस डैमेज है ऑटो में काफ़ी सिवियर हुआ है। इट्स 12,454। निफ्टी ऑटो इंडेक्स एक अटेम्प्ट था शुक्रवार को स्ट्राइक करने का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। आज कोलैप्स हुआ, डे लो पर रहा। आज ऑटो में गजब शॉर्टिंग हुई है और प्राइस डैमेज भी काफ़ी सिवियर हुआ है। लुक एट मारुति, स्पेशली आयशर मोटर्स, एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल एट ऑल टाइम हाई अगर आप देखें इस स्टॉक में क्रिएट हुआ है। और आयशर मोटर्स हो गया, उसके बाद आप देखिए तो मारुति में काफ़ी डैमेज है, अपोलो टायर्स को देखिए काफ़ी डैमेज है। बट मानस शॉर्टिंग के लिए कोई अप्रोप्रिएट है या फिर आप कहेंगे कि नहीं? ये मेरा प्रश्न थोड़ा जल्दबाजी में है, स्पेशली कंसिडरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर, इट्स अ फेस्टिवल वीक। ठीक है, आज अगर आप देखें सेल्स नंबर के बाद एक क्विक रिएक्शन है, बैकफुट पे स्टॉक्स हैं, लेकिन लॉजिकली ये अच्छे एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है या फिर लॉजिकली ये एक सेल आपको करने की गुंजाइश दे रहा है? और आपका प्रेफर ट्रेड ऑटो में कोई हो तो बताइएगा। देखिए, डिसअपॉइंट अगर किसी ने किया है तो मारुति ने किया है, क्योंकि मारुति अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो अगर शॉर्ट करने का इरादा हो तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप एक मंदी का ट्रेड ले सकते हैं, 8500 के पुट को खरीद के इस ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें जो बेसिक ट्रेंड की, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा क्रैक हमें यहाँ पर ऑटो क्षेत्र की कंपनी में देखने को मिलेगा, चाहे वो मारुति हो या महिंद्रा हो। आप टीवीएस मोटर्स की बात कर लीजिए, आयशर मोटर्स की बात कर लीजिए। पिछले दिनों हमने रैली देखने को मिली तो केवल एक रिएक्शन दिखता है, शायद एक थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में। लेकिन एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल मेरा समझना है कि थोड़ा इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल नहीं लेना चाहिए ऑटो स्पेस। चलिए वीरू, अच्छा मैं आता हूं वापस आपके साथ, ऐसी स्टॉक पिकिंग कंटिन्यू करिएगा। लेकिन चार का चौका का दूसरा एलिमेंट का समय हो गया है, वो है आज का एफएनओ सुपरस्टार। लाइए स्टिंग राइटर साहब स्क्रीन पे दिखाइए अमित सेठ साहब को। अमित जी, कौन सा एफएनओ सुपरस्टार आज का? जी, स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहूंगा। स्ट्रेंथ फार्मा सेक्टर में क्लियरली विजिबल है, तो इसी सेक्टर से स्टॉक चूज किया है इप्का लैब्स। इप्का लैब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सारे अपने मूविंग एवरेजेस को इसने क्रॉस कर दिया है, सिर्फ 200 डे के नीचे 50 को भी इसने कंसोलिडेट करके क्रॉस कर दिया है। बोलिंजा बैंड के अगर पैटर्न्स देखें तो वहां पे भी एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मोमेंटम है स्टॉक में, मुझे लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है। बाई की सलाह है। 934 का फ्यूचर्स में प्राइस है, टारगेट लगभग रहेंगे 960 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 920 रुपए का। इप्का लैब्स फार्मा आज लाइमलाइट में, फार्मा में न्यूज भी है, कोई ल्यूपिन, कोई जाइडस, कोई इप्का इंक्लूडिंग। इप्का ने कहा था इनका सेकंड प्लांट कमीशन कर दिया, 250-300 करोड़ रुपए की खर्च के बाद वो कमीशन हो गया है प्लांट। वो वीकेंड पे अपडेट आया था। तो सब फार्मा में खबरों का तड़का भी लगा हुआ है, इसीलिए आप देखना एक्शन और पिकअप हो रहा है। इस समय का एफएनओ सुपरस्टार इप्का लैब्स 934 पे मेंशन्ड, आपकी स्क्रीन पे उसी भाव पे 920 का स्टॉप, 960 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। वीरू जी आपकी स्क्रीन पर आप देखें इप्का लैब, अमित जी का यहाँ पे फार्मा में पिक। इस बीच कर आप देखें निफ्टी स्लिप्स फर्दर लगभग 16,914 के जोन पे और 38,117 निफ्टी बैंक आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ देर पहले रेडिको की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि भाई मैं एक बार मैकडोनल्ड्स को भी देखेंगे कि एग्जैक्टली ये स्टॉक क्या कर रहा है। 831 इसमें वो स्विंग नहीं है। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड ब्रेवरीज देन। यूनाइटेड ब्रेवरीज क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1680 नो, तो जो कंफर्ट बतौर कैश कॉल रेडिको खेतान में था वो लॉन्ग के लिए शायद इन दोनों स्टॉक्स में आ ही नहीं पाएगा। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। सिप्ला को लेके आइएगा 1129। मंगलवार शुक्रवार को भी मेरा प्रश्न मानस से यही था और इनफैक्ट सचिन से यही था कि अब हम नेक्स्ट कौन सी स्ट्राइक की कॉल सिप्ला में पकड़ लें। अब आपको क्या लगता है इस वक्त राजेश सतपुते जी? 1129 इट्स अ टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, जिसका अगर मैं लॉजिकल टारगेट मान के चलूँ तो वो काफ़ी ऊपर का है।
कोई हायर स्ट्राइक्स की कॉल ऑप्शन आपको इस वक्त इम्प्रेस कर रही है जहां पे एक प्लेन वनीला ट्रेड ले सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए अक्टूबर में? तो वीरेंद्र जी देखिए, सिप्ला में जिस तरह से ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है और जो फॉलो थ्रू मिल रहा है वो एक सच में बढ़िया पैटर्न है यहाँ पे बन रहा है 1120 के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर आपको बीटीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है तो टारगेट शुड बी 1160 से 1170। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको सिप्ला की जो एक सेफर बेट है आज के तारीख में, तो यहाँ पे मैं वही चेक करा तो 1150 1150 का अगर कॉल ऑप्शन लेके जाए तो ये 28 रुपए के आसपास फिलहाल मिल रहा है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑब्वियसली 20 के नीचे होगा, यानी डेज लो के नीचे होगा। टारगेट सेट करें आप 45 टू 50 का, सो 1150 का सिप्ला का कॉल ऑप्शन कुड बी ए गुड बाय। 1150 का अगर आप देखें इस कॉल पे नजर रखिएगा। आज बाजार खुलते साथ हमने ल्यूपिन और विंडो फार्मा, ग्लेनमार्क सब पे फोकस करना शुरू किया था, लेकिन सिप्ला नाउ कहाँ पर है? और जनाब 719.25 पे ये पहला ट्रेड था सचिरन उत्तेकर जी का, 720 पे आके ट्रेड करता हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा, ल्यूपिन का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है 733 रुपए पे। और आशीष जानते हैं ल्यूपिन अगर 200 डे को छूता है तो अगस्त 2021 के बाद इट विल रीच 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट सवा साल के अंतराल के बाद छुएगा। जब फार्मा पूरे अगर आप देखें ड्रीम रन दे रहा था ना, पहला कोलैप्स लुपिन का वहीं पर आया था 1072 के आसपास और 720 पे। मारुति थोड़ा सा लोअर लेवल से पुल बैक लेके हायर ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। थोड़ा शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। अब लेट्स ब्रिंग इंडिया सीमेंट्स। एक बार अमित जी जरा इंडिया सीमेंट्स को देखिएगा। अभी हमने अंबुजा सीमेंट्स को देखा, लास्ट वीक एक अच्छा पुल बैक लिया, उसके बाद सरेंडर किया। एक बार इंडिया सीमेंट्स को रीड कीजिएगा। कुछ देर में हम चर्चा शुरू भी करेंगे इस स्पेस पे। और आज सुबह आपको याद होगा यतीन जब बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की चर्चा कर रहे थे तो सीमेंट को एक प्रेफर्ड स्पेस माना गया था और बात यही थी कि इस इंडस्ट्री में कंसोल्यूशन संभव है और साथ ही साथ प्राइस हाइक्स हुए हैं अच्छे, अगर आप देखें जो सस्टेन भी कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट्स में मान लीजिए शुक्रवार को मैं लॉन्ग था तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अभी भी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है बट कोलैप्स कर रहा है थोड़ा सा। आपका व्यू इंडिया सीमेंट्स पे? जी वीरेंद्र जी, अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग है, परसों के 3-4 दिन का अगर किसी ने पुल बैक खेला है तो मेरी सलाह यही कि इसमें से डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। और जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा अगर इसका 10 और 20 डेमा जो कि काफी स्क्वीज्ड है एक साथ, ये अगर लगभग जो कि आता है अराउंड 255 के आसपास, अगर 255 के नीचे ये स्लिप करता है तो इसमें एक रिन्यूड सेलिंग देख सकते हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, जो कि इसको 245 से 240 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो एग्जिट कर जाइए और 255 अगर ब्रेक होता है तो एक्सटेंडेड सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। ओके, रखिए भाई ये इंडिया सीमेंट को रडार पे। और अब वक्त हो गया है एक और इंटरेस्टिंग पेशकश का। लाइए भाई स्क्रीन पे क्या चल रहा है। तो यतिन भी है स्टूडियोज में। और वैसे वीरू आज चल क्या रही है? आज तो उड़ रहा है। वो देखा आपने वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेक्स कुछ विजुअल जो तो स्क्रीन पे दिखाइएगा। देख रहे थे राजनाथ सिंह साहब जब एक सॉर्टी लेने गए थे, बढ़िया लग रहा था अपना वो। बिल्कुल बढ़िया लग रहा था। और मुझे मतलब आप यकीन मानिए आशीष, अब से कुछ वर्ष पहले भारत ने अमेरिका से अपाची को आयात किया था। 22 अपाची आए थे। उसके बाद दिली तमन्ना थी कि भारत का खुद भी अगर आप देखें एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो, तो वो आज मुराद जो है ना वो आशीष पूरी होगी, यकीन मानिए। बहुत अगर आप देखें ये देखिए ये राजनाथ सिंह जी अगर आप देखें इस वक्त इसकी बैक सीट पे सवार, अच्छे विजुअल्स थे, इंप्रेसिव थे आशीष। और मेरे ख्याल से ये बीच में मैंने पढ़ा था कि भारत जो है वो सेकेंड ट्रांच ऑफ अपाची यूएस से बोइंग से खरीदने की अपेक्षा कर रहा है। बट आई थिंक ये जो 15 जहाज आए हैं बेड़े में, वो मच रिक्वायर्ड जो जरूरत थी ना सेना की, उसको पूरा किया है इसने। नहीं बढ़िया है। ये आगे वाला पायलट चलाता है, पीछे वाला क्या करता है? सतपुर साहब को भी आइडिया है कुछ पीछे वाला क्या करता है बैठे बैठे? पीछे वाला पीछे आशीष पीछे वाला जो पायलट होता है पूरा नेविगेशंस प्लस अगर आप देखें आगे की चीज़ों को मॉनिटर करना और हिट करना, स्ट्राइक करना। ये जो आप देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, जो ये आगे एक गोलाकार जो इसकी नोज पे वो लगा है ना, आई मीन राउंड सी अगर आप देखें एक कैमरा लगा हुआ था, मैंने देखा था। हाँ, वो ठीक
पायलट का जो, हाँ वो ठीक, जो पायलट का अगर आप देखें जो वो हेलमेट होता है ना, हाँ। उसका कार्बन कॉपी होता है, जिस तरफ पायलट देखेगा वो उसी तरफ रोटेट होगा और वो चीजों को कैप्चर करेगा। आशीष गजब, ये कहानी आज हिंदुस्तान, ये HAL ने बनाया भाई, कंप्लीटली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर। ये है मेक इन इंडिया का बढ़िया प्रमाण आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, एक इंपॉर्टेंट वैक्यूम था जिसको ये फिल अप करता हुआ, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और मैं पढ़ रहा था शायद सियाचिन में कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पहला है जो इस हाइट तक जाके लैंड कर पाया वीरू, ऐसा है क्या? नहीं, इस बारे में मुझे आशीष जानकारी नहीं है। इससे तो मैं भी नहीं जाता क्योंकि मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। आई टेक माय वर्ड्स बैक। दूसरे एयरक्राफ्ट से लैंड कर पाते हैं। हाँ, सियाचिन में भी इसकी लैंडिंग का नहीं मालूम है। हाँ, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कह रहा था, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में पहला है जो शायद वहां, लेकिन अब वो पता नहीं, जब क्लैरिफिकेशन नहीं तो छोड़ देते हैं उस पार्ट को। लेकिन ये आज तो क्या चल रहा है, मैं क्या उड़ रही है दिखाने का मन था। बढ़िया देखने लायक विजुअल्स थे वो, अच्छा लग रहा था ये हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। HAL के स्टॉक पे एक व्यू ले लिया जाए। सतपाल साहब कहाँ हैं आप? आशीष जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, सच में दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट, ना आशीष जी, कि आज हमारा इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर आज हवा में उड़ रहा है, वो भी है एट सच ए हाई अल्टीट्यूड। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वाह, सिर्फ एक ही वर्ड है, वाह। तो आशीष जी देखिए, HAL तो डेफिनेटली यहाँ पे टेक्निकली तो मैं यही कहूंगा कि HAL ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग कहाँ तक आ सकते हैं? तो मेरे हिसाब से HAL का जो बेस बन रहा है उसका 50 DMI है, वो करीबन 2220 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा, रादर आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ प्रॉपर बाय लेवल्स। अगर मुझे 2220 का लेवल मिलता है और इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मुझे लगता है चार्ट के लिखे सेटल हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है वहां पे HAL का बाइंग मैं जरूर करूंगा। में बाइंग 2220 के जोन्स पर आए तो दरअसल खरीदने के मौके ढूंढेगा इस समय HAL। बाकी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। इनफैक्ट वो फ्राइडे का, इस इवेंट से पहले का बढ़िया मूव काफी हद तक रिवर्स होता हुआ आज है। अब देखते हैं आगे किस तरह का प्रेशर आया तो सतपाल साहब खरीदने का मन बना रहे हैं। दूसरा, वीरू ने बात छेड़ दी थी, आज सुबह से सीमेंट रडार पे था, सुबह भी बात हुई, अभी अभी वीरू इंडिया सीमेंट की बात छेड़ रहे थे और यतिन सीमेंट स्पेस पे कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए, क्या चल रही है? तो आशीष देखिए, इतने दिनों से जब से ACC अंबुजा का अदानी ग्रुप ने एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया, एक्विजिशन कंप्लीट किया, सीमेंट स्टॉक्स कंटिन्यूसली रन अप पे हैं। लोगों को लगता है अभी कंसोलिडेशन इंडस्ट्री का होगा। तो हमने पिछले 30-40 सालों का डेटा निकाला, तो डेटा पहले देखते हैं। अगर हम 1990 की बात करें तो इंडिया की सीमेंट डिमांड थी केवल 44 मिलियन टन। 80% यूटिलाइजेशन पे तभी प्लांट्स चलते थे। अगर हम उसके 10 साल बाद देखें तो सीमेंट डिमांड दुगने से ज्यादा हो गई, लगभग 105 मिलियन टन हमने किया और 80% यूटिलाइजेशन से किया। FY21 की बात कर लें, यानी उसके 10 साल बाद, तो 307 मिलियन टन, यानी लगभग जो हमारा बेस ईयर था 1990 उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा, और 2000-2001 से लगभग 3 गुना ज़्यादा आपको सीमेंट की जो है मांग आती हुई दिखाई दी। और अंदाज ये है FY22 एंड में आपको लगभग ये 370-400 मिलियन टन के आसपास की डिमांड आती हुई दिखाई देगी। ये डेटा क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि जब हमने देखा है कि सीमेंट की यूटिलाइजेशन 70-80% से ज़्यादा हो जाती है, सीमेंट कंपनियां नए केपेक्स के अनाउंसमेंट करती है, नए एक्विजिशंस के अनाउंसमेंट करती है। अगर हम देखें पास्ट में जब ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी हुआ करता था, अंबुजा सीमेंट, गुजरात अंबुजा हुआ करता था, उसके बाद फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री हुई, काफ़ी सारे प्लेयर्स ने अपनी कैपेसिटीज़ डाली, नए प्लेयर्स आए। तो कहीं ना कहीं अगर हम सीमेंट कारोबार की बात करें तो जैसे ही वो 70-80% का यूटिलाइजेशन रेट हम हिट कर देते हैं सीमेंट की, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको एक बड़ा अपटिक दिखता है कैपेसिटी एडिशन में। ये फिलिप कैपिटल की नोट से हमने डेटा कंपाइल किया है। तो कहने का बेसलाइन यही है कि पिछले 7-8 सालों में हमने कोई बड़ी कैपेसिटी ग्रीनफील्ड नहीं देखी है जो सीमेंट कंपनियों ने लगाई है। इनफैक्ट अगर हम JP एसोसिएट्स की बात करें, बिनानी सीमेंट की बात करें, अभी हाल ही में ABG सीमेंट के NCLT में जाने की खबरें हैं, तो वहां भी बिडिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी एसेट्स हैं उसका एक्विजिशन ही हुआ, कोई बड़ी कैपेसिटी ग्रीनफील्ड लोगों ने नहीं लगाई। तो आगे चलते हुए ऐसा लगता है कि ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज लगेंगी, कंसोलिडेशन सेक्टर में होगा। ब्रॉडली अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट, जो डिमांड है वो हाउसिंग सेगमेंट से सबसे ज्यादा आती है। लगभग 65% सीमेंट की डिमांड आपको हाउसिंग सेक्टर से आती हुई दिखाई देती है।
बैलेंस जो 35% है उसमें से लगभग आधा कमर्शियल सेगमेंट में लगता है और आधा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल सेगमेंट में लगता है। तो अगर हम देखें तो हाउसिंग कभी भी जो है वो एक डिमांड ड्राइवर रहा है, और जिस हिसाब से रियल एस्टेट आपको पिकअप होता है वो दिखाई दे रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस प्रोजेक्ट लॉन्चेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके दिल्ली एनसीआर एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक फ्लिप देता हुआ दिखाई देगा। रीजनल प्लेयर्स जो है कंसोलिडेशन ड्राइव करेंगे, ऐसा ज्यादातर ब्रोकरेजेस का मानना है। तो अगर हम देखें एबीजी सीमेंट, जेपी सीमेंट, तो इनकी एसेट्स अभी भी ब्लॉक पे हैं, शायद यहां आपको कोई ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दे, और जो इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी पिकअप करने में यहाँ जो है अपना जोर दिखाएं। दूसरा, ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले मैंने स्टोरी की थी कि इंडिया सीमेंट अपना एमपी का जो सीमेंट प्रोजेक्ट है उसको मोनेटाइज करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको ऐसे दिखेंगे प्लेयर जो अपने स्लम सेल करते हुए दिखाई देंगे, जिनको बेचना नहीं है, जो प्रमोटर्स को इंटरेस्ट नहीं है बेचने के लिए, लेकिन वो प्लांट स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिखा सकते हैं। और दूसरे छोटे छोटे प्लेयर्स जो ब्रोकरेज मेंशन करती हैं, जहां कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, या किसी प्रकार का स्टेक सेल हो सकता है, वहां सांगी सीमेंट, गुजरात सिद्धि सीमेंट, हाइडलबर्ग सीमेंट, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे छोटे छोटे सीमेंट प्लेयर्स जिनकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 10 मिलियन टन है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने शिवा सीमेंट के अंदर एक बड़ा निवेश किया है, वहां राइट्स इश्यू के जरिए कैपेसिटी वो एनहांस कर रहे हैं क्योंकि वहां से उनको एक फंड आया है। तो अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो लगभग वो दौर आ गया है जहां हमारा यूटिलाइजेशन रेट 65 से 75% के आसपास आ रहा है, और वहीं ये ट्रिगर करता है नई कैपेसिटीज ऐड करने के लिए। तो देखना ये होगा कि किस हिसाब से सेक्टर का कंसोलिडेशन होता है और नई कैपेसिटीज ऐड होती है। ठीक है, तो ग्राफिक कह रहे हैं 66% पे पहुंच गए यूटिलाइजेशन लेवल्स, 75% के आसपास जब आता है आमतौर पे तो कंसोलिडेशन मतलब अपनी कैपेसिटीज बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए छोटे प्लेयर्स को खा भी सकते हैं, ब्राउनफील्ड वर्सेस ग्रीनफील्ड दोनों हो सकता है, और वो और इस समय तो बड़े बड़े प्लेयर्स और भी कदम रखते हुए स्पेस में, तो शायद ये कंसोलिडेशन के मूव्स और तूल पकड़ते हुए आगे नजर आए। तो ये है इंटरेस्टिंग सीमेंट की कहानी। अच्छा यतिन, थैंक यू। मानस को दिखाइए भाई वो 4 का चौके का तीसरा एलिमेंट जिसमें चार्ट का चमत्कार पे बातचीत करनी है। मानस, कौन सा स्टॉक इस समय? दोनों स्पेस से ही एक स्टॉक है और वो है सीएसबी बैंक का। पैटर्न्स अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं 218 219 की रेंज में सपोर्ट लिया, जहां पर इसका 52 मूविंग एवरेज है, और आज हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी हमने सीएसबी बैंक में एक ब्रेकआउट देखा है 233 रुपए के ऊपर, काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और देखिए पॉइंट ये है कि जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले हाइज भी बहुत ही जल्द ब्रेक हो जाएंगे। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी, 231 रुपए का आपको स्टॉप लॉस सकता है, और ऊपर की तरफ 250 के टारगेट सेट करना है। सीएसबी बैंक 237.90 पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, लगभग 7% ऊपर शानदार मूव देकर ट्रेड करता हुआ। और जरा एक बार इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव्स का भी डेटा दिखाइएगा। मैं इनफैक्ट बैंकिंग में आज एग्जैक्टली ओआई फ्रंट पे हुआ क्या है वो भी रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। और सीएसबी अगर आप देखें तो के साथ साथ पूरा का बैंकिंग रखिएगा स्क्रीन पर। सीएसबी डी हाई पर है, और ओआई के लिहाज से अगर आप देखें तो आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, इसी बैंकों की ट्रैजेक्टरी में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है आज, और इनफैक्ट एक्सिस बैंक में भी शॉर्टिंग हुई है, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक जो भी कुछ देर पहले शिल्पा जी ने एक शॉर्ट कॉल लिया उसमें भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। खैर ये सीएसबी बैंक पे था आपका व्यू। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर जो कि थोड़ा सा मूड ख़राब कर रहे हैं, और आई थिंक अच्छे मूव के बाद कोलैप्स हो रहे हैं। लुक एट मैं मतलब मीनिंगफुल रेट की बात कर रहा हूँ। पोस्ट पॉलिसी हमने डीएलएफ में अच्छा मूव दिया था, देखा था, लेकिन डीएलएफ क्या हुआ, आई मीन जब पीसी हुई उसके बाद जब रेपो रेट के बढ़ने की खबरें आई उसके बाद एक मूव आया, लेकिन 200 डीमा को जाके स्ट्राइक किया और थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, और अब ये जो शुक्रवार की कैंडल थी, यानी जो उसकी बॉडी थी, यानी जो उसका ओपनिंग पॉइंट था, उसको वॉलेट कर रहा है 348.40 पे। राजेश जी जरा एक बार डीएलएफ को देखिएगा। अमूमन एक ऐसा जोन होता है जहां पे हम शॉर्ट करने में थोड़ा सा परहेज करते हैं, यही वो जोन है 348 से लेकर लगभग आप समझ लीजिए 345 के बीच में, जहां पे लगभग 4 वाइड लोअर शेडोज हैं, जहां पे प्राइस टिका नहीं था। 348.40 पर आपका डीएलएफ पे प्राइस व्यू क्या है, और कोई ट्रेड एक्शन अगर आपको समझ में आता है तो बताइएगा।
वीरेंद्र जी देखिए, बाजार में जब करेक्शन आता है तो मुझे लगता है ये इस सेक्टर में और पर्टिकुलरली डीएलएफ में थोड़ा स्टीप आता है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन विच आई एम शेयरिंग। तो डीएलएफ अगर इन पर्टिकुलरली देखे तो मेरे हिसाब से 345 ये इसका जो रिसेंट लो है, पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की है। तो 345 का लो जैसे ही वायलेट होगा उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्टीप फॉल आ सकता है। प्रोबेबली ये 310 300 को अनफोल्ड करे। लेकिन जब तक वायलेट नहीं होता तो क्या करें? देखिए मेरे हिसाब से जो पैटर्न है, जो बाजार का थी, मैं देख के डीएलएफ का 340 का पुट बाय करे। 11 रुपए पे ये फिलहाल मिल रहा है। 8 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो टारगेट सेट करना है मेरे हिसाब से कम 25 रुपीज का टारगेट सेट करे, क्योंकि 345 अगर टूटता है फ्यूचर में तो फिर यहाँ पे स्पर्ट मिलेगा, आई भी बढ़ेगा। सो ये डीएलएफ का 340 का पुट इज अ बाय। 340 का। और मैं इनफैक्ट जब इसी स्पेस का दूसरा स्टॉक मार्क करूं ना और उठाऊं और उस पर बात करूं तो आपको लगेगा जनाब ये डीएलएफ से भी कमज़ोर है, क्योंकि ये तो पहले ही वीक स्ट्रक्चर था। इवन इसने फ्राइडे को भी पुल बैक नहीं दिया, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे मानस से मेरी कई बार बात हुई है। मानस, इस चार्ट को देख के ना अब फ्रेंकली स्पीकिंग डर लग रहा है। मुझे याद होगा, आपको याद होगा मैंने 5-7 दिन पहले आपसे प्रश्न पूछा था, क्या ये एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? आज का हाई देख लीजिए, दैट इज एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर मैं इस चार्ट को रीड करूं 7 दिसंबर 2020 से लेके अब तक के प्राइस के बीच में, तो एक मल्टी ईयर बेस शायद वॉलेट हो 1150 पे। आपका व्यू अब क्या है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मानस? देखिए 1130 1125 के नीचे फिसलेगा तब तो आपको बिल्कुल एक डाउन साइड देखने को मिल जाएगा, जिसमें शायद वो क्रैक बड़ा भी हो सकता है। उस केस में 975 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेन ट्रेंड वीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक हायर लेवल पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कभी सस्टेन नहीं हुआ, और जो जून में लोज बने थे और जो पिछले मंथ के लोज थे उसी लोज के आसपास स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये एक बार 1130 1125 के नीचे निकलेगा तब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से बिल्कुल निकलना पड़ेगा। मैं इनफैक्ट डेटा देख रहा था, इसमें काफ़ी ह्यूज शॉर्टिंग हुई है, याद रखिएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में स्टॉक 1162 पे डीलो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। मतलब बैंक निफ्टी 38,000 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ, जो कॉन्फिडेंस जोन जो था ना बैंक निफ्टी के लिए, उसको स्ट्राइक करता हुआ वाकई प्रेशर है। और इस वक्त एक बार डायरेक्टर साहब डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा। डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? डाउ फ्यूचर्स इन रेड, लगभग 18 अंक नीचे। जब इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी तो लगभग 31 अंकों पर थे। इट्स सिंकिंग नाउ, डेफिनेटली इट्स सिंकिंग। और ये अब अपने बेस को टेस्ट करता हुआ और मोर और लेस अब निफ्टी जा रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। आशीष ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी अदानी समूह के स्टॉक्स के साथ। लुक एट अदानी पोर्ट्स नाउ। अदानी पोर्ट्स अब 783 पर, और 783 पर मैं इसको मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन पे अभी अलर्ट आया है कि पोस्ट 14 जुलाई 2022 इट्स फर्स्ट टाइम दैट अदानी पोर्ट्स अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है। यानी जो हमने 18,100 तक का सफ़र तय किया था वो इसी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ, सीमेंट स्टॉक्स के साथ तय किया था, और अब ये डेलो पर। अमित, एक बार अदानी पोर्ट्स को देखिएगा, ऑन द वर्ज ऑफ वॉलेटिंग 780 दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी काफी वीक स्ट्रक्चर है। लास्ट वीक भी हमने बात की थी इसके बारे में। वन साइडेड फॉल आ रही है और मोमेंटम कहीं डाउनवर्ड मोमेंटम कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा है। आज की कैंडल का साइज भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि अगर ये 200 एमए अगर इसका ब्रेक होता है तो और भी एक्सटेंडेड सेलिंग इसमें आएगी 1 से 2 दिनों में। तो पुल बैक पे इस पे शॉर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5% डाउन है। अगर कोई पुल बैक मिले, राइज मिले तो वहां पे जरूर शॉर्ट जाइए। स्ट्रक्चर देखिए ऐसा लगता है कि इवेंचुअली 200 एमए इसका ब्रेक कर जाएगा और आने वाले दिनों में हम लगभग 720 से 710 के टारगेट्स अडानी पोर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स प्रेशर माउंट हो रहा है। अदानी पोर्ट्स अब 5% की कमजोरी। अच्छा, इस बीच 4 का चौके का लास्ट एलिमेंट जो था वो मिड कैप फंडा। शरद अवस्थी सर को दिखाइए स्क्रीन पे। शरद जी, क्या है भाई मिड कैप फंडा आइडिया? जाइडस वेलनेस इन वैल्यूएशंस पे काफी डिसेंट लगता है, और कंपनी ने हाइंस का एक्विजिशन 2019 में किया था लगभग 4,500 करोड़ में, जिसके इंटीग्रेशन बेनिफिट्स अभी तक उनको मिलने बाकी है, क्योंकि उसके बाद कोविड वगैरह की प्रॉब्लम हो गई। 4-5 बड़े ब्रांड्स जब कंपनी के एम्बिट में है, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन-डी, न्यूट्रलाइट, शुगर फ्री, ये सारे ब्रांड्स उनके पास हैं। एवर यूथ, जहां लगभग
टॉप ब्रांड्स, टॉप मार्केट शेयर है इनके पास ज्यादातर ब्रांड्स में। इस एक्विजिशन के बाद जो एवरेज कस्टमर एज है वो भी करीब 15 प्लस हो गई है, जो पहले 25 प्लस थी। रॉ मटेरियल प्रेशर की वजह से मार्जिन्स में करीब 400 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली मिल्क को छोड़ के बाकी सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस, खास करके पाम ऑयल वगैरह में कमी आई है, जिसका फायदा कंपनी के नतीजों में आने वाले समय में दिखना चाहिए। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनी लगभग दुगना करने की बात कर रही है, डायरेक्ट रीच को, जिसका फायदा भी अगले 2-3 सालों में ग्रेजुअली दिखना चाहिए। तो कुल मिला के हमें लगता है जो रिटर्न रेशियोज में कोलैप्स आया वहां पे भी इंप्रूवमेंट ये सब होते हुए मिलना चाहिए। तो FY24 की अर्निंग्स लगभग 70-75 रुपए के आसपास होनी चाहिए और 25 से 30 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 2100 के लक्ष्य के हिसाब से जायडस वेलनेस एक बहुत बढ़िया बेट है। या ब्रांड्स है वैसे इसके पास आमतौर पर चर्चा में नहीं आता, ज़ायडस लाइफ तक की चर्चा रह जाती है क्योंकि खबरों में रहता है। ज़ायडस वेलनेस को रखिए रडार पे, इन लेवल्स पे पसंद आ रहा है 2100 तक के टारगेट्स। इस बीच बाजार लेकर आइए स्क्रीन पे, प्रेशर काफी बढ़ गया है। निफ्टी अब 230 अंकों का दबाव, वो 300 अंक वाला निफ्टी बैंक अब 650 पॉइंट दबाव में, 0.25% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। 37,970 के लेवल्स हैं। ब्रेथ अचानक एकदम से प्रेशर बढ़ गया है बाजार में, वो दिख ही रहा है। निफ्टी बैंक स्लाइड कर गया है, निफ्टी स्लाइड कर गया है। ब्रेथ एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। 1:1 का रेशियो की बात छेड़ी थी हमने, 1:2, 1:2.5 का रेशियो है। 2 बढ़ रहे हैं तो 5 ऐसे हैं जो कमजोर हो चले। इंटरडे वो दोनों वॉर्म्स को दिखाइए तो उससे क्लियर होता है मूड का बैरोमीटर, वो दिखता है एकदम से किस तरह से प्रेशर अब धीरे धीरे भारतीय बाजारों पे माउंट हो रहा है। वो देखिए लकीरें कैसे डाइवर्जेंट होती चली जा रही हैं, दिखा रहा है कैसे बढ़ने वाले स्टॉक रिड्यूस हो रहे हैं और गिरने वाले स्टॉक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो दिक्कत भरा माहौल हो रहा है। मिड कैप्स अब 1.5-2% के दबाव के साथ। इंडिया विक्स अब 22 के लेवल्स को रिक्लेम करने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगा। तो क्रॉस द बोर्ड प्रेशर है। सतपति साहब ने हाथ उठाया है। सतपति साहब कोई सेल साइड का आइडिया है क्या? हाँ जी आशीष जी, तो सेल साइड है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे पीडीलाइट में एक ब्रेकडाउन देखा है। इसका जो लेवल था वो था 2675 और अभी चल रहा है 2650। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्मेशन आ रहा है। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरे हिसाब से ये 50 डे में तोड़ने के बाद कहाँ जाता है, तो मेरे हिसाब से कम ये जाएगा 2570। ये इसका पहला टारगेट रहेगा 2570 और उसके बाद 2540 तक भी फिसल सकता है। तो पीडीलाइट बेचे, स्टॉप लॉस जो होगा थोड़ा डीप होगा, 2650 के नीचे बेचना है तो स्टॉप लॉस रहेगा 2680 का, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। जो स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं, अदानी पोर्ट्स की वीरों ने बात करी थी। अदानी एंटरप्राइजेस 10% के लोअर सर्किट पे आके खड़ा हुआ है। ना स्टॉक्स दिखाइए पहले, जो बोल रहा हूं। अदानी पोर्ट्स तो दिखाया था, अदानी एंटरप्राइजेस अब दिखाइए। ये देखिए वो एकदम से क्या प्रेशर माउंट हो रहा है। हैवी वेट्स में एसबीआई पे एक हमने 510 का मेरे ख्याल से पुट शिल्पा जी ने दिलवा भी रखा है। एसबीआई का प्रेशर माउंट हो रहा है। ये देखिए 2.25% दबाव के साथ एसबीआई। मैं सिर्फ हैवीवेट्स मेंशन कर रहा हूं। बजाज ट्विंस को दोनों खींचे स्क्रीन पे, दोनों अब 2.25% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोई एचयूएल ब्रिटानिया जो पिछले हफ्ते के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, एफएमसीजी स्वीट स्पॉट पे था, वो दोनों अब प्रेशर अच्छा खासा दिखाते हुए नजर आएंगे। पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये इस समय विकास के पास जाता हूं। विकास, कुछ फाइनेंशियल्स में बेचने का मन हो रहा है क्या? स्क्रीन देख के क्या लग रहा है? जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मार्केट में अभी इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर चुका है। तो मुझे लगता है दोनों में भी एक जगह है, लेकिन मुझे ज्यादातर बजाज फाइनेंस में लगता है कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। आज जिस हिसाब से इसमें सेकेंड हाफ में जो मोमेंटम उसमें निकलते आते हुए देखने मिला, वो नीचे की तरफ ज्यादा दिखने मिल रहा है। मुझे लगता है वापस 7040-7000 की रेंज है, वहां पे उसका नेक्स्ट सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो वहां तक एक बार फिसल सकता है। वहां पे अगर वो ब्रेक करता है तो उसके बाद इसमें एक ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो सकता है। बट जिनके पास पोजीशन है तो मुझे लगता है एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और 150-100 पॉइंट नीचे आ सकता है काउंटर। ओवरऑल यहाँ पे सेटअप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वेट नहीं करना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और सेल कर रहे हो तो यहाँ पे करके जा सकते। ऊपर में 72-30 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसको सेल करके लेके जा सकते। नीचे में 7000 के आसपास की लेवल इस काउंटर में आते हुए देखने मिल रहे हैं। प्रेशर बढ़िया है, दगड़ा है। टाटा मोटर्स दिखाइएगा। ये अभी क्या है, वीरू शोरूम फोन करके गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए मंगाते हैं।
अभी टाटा मोटर्स में इशू होगा। अभी टाटा मोटर्स का अगर ईवी टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाना है तो वीरू अलग फोन नंबर होगा, क्योंकि अलग शोरूम लगाने की बात कर रहे हैं। अब टाटा मोटर्स, जैसे मारुति ने नेक्सा अलग कर दिया था, टाटा मोटर्स कह रहा है भाई ईवी डिमांड अच्छी है, अब ईवी के शोरूम्स अलग से सेटअप करेंगे हम लोग। इस बार जो सेल्स के नंबर्स आए थे उसमें मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है ईवी की सेल्स 240, बेस छोटा है ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी 1080 यूनिट्स के सामने ईवी के साल दर साल बढ़ के 3655 यूनिट हो गए थे इस सितंबर महीने में। इस तरह से सेल्स बढ़ रही है ईवी की टाटा मोटर्स की। आइए सुनिए टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट का क्या कहना है। एक समय आएगा जिन सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ईवी की बिक्री होना चालू हो जाएगी, जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, जैसे एनसीआर रीजन में देखते हैं, साउथ के कुछ स्टेट्स में देखते हैं। उसमें अगर इतना वॉल्यूम हो जाए कि एक सिंगल डीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल के बूते पर प्रॉफिटेबल बिजनेस चला सकता है तो हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग आइस साइड में भी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रहे हैं, ईवी में भी हम लोग 10 बोल रहे हैं लाएंगे। तो अगर इन व्हीकल्स को दोनों तरफ जस्टिस देना है तो हमें शोरूम्स को एक स्टेज पर आकर सेपरेट करना होगा, बट ये धीरे धीरे अलग अलग सिटीज़ में हम लोग प्रोग्रेसिवली करेंगे। तो बाकी अगर आप देखें अच्छी खबर है, और आशीष जैसे लोगों के लिए अगर आप देखें काफ़ी सहूलियत भरी खबर है, क्योंकि अब जब वो ईवी लेंगे अपनी नई तो सीधे अगर आप देखें नए शोरूम में एक सहूलियत होगी बहुत। अगर आप देखें मारामारी नहीं होगी, सीधे शोरूम में जाएंगे टेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितनी रेंज वाली लेनी है आशीष ईवी? पता नहीं कितने पैसे में कितनी रेंज वाली आती है, ऐसा आता है कितने पैसे तो उतनी रेंज बढ़ जाती है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, जो प्रीमियम जैसे टाटा नेक्सॉन है, और टाटा नेक्सॉन में जो सबसे अपर वर्जन है उसकी करीब करीब 450 किलोमीटर की है। ये मैं बताना चाहता हूँ, बेसिकली सारी ग्राउंड स्टडी कर रखी है ईवी पे ट्रांजिशन करने के लिए वीरू ने, सारी ग्राउंड स्टडी कर रखी है, वो ट्रांजिशन का इंतजार है बस। नहीं, पर एक बात है, अब 450 किलोमीटर की रेंज हो गई है ना, तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पहले 200-250 थी, लेकिन 450 किलोमीटर में मतलब आप हरिद्वार की जर्नी पूरी करके वापस आ सकते हैं, तो वो एक बढ़िया चीज है। ले देखिए, आदमी को जाना हरिद्वार ही है। हाँ, वीरू की हर चीज कैलकुलेशन हरिद्वार से शुरू होता है, वहीं खत्म हो जाता है। 450 किलोमीटर घूम के वापस आ जाएंगे। तो पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ईवी की बैटरी की आप कह रहे हैं ना 450 किलोमीटर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर ड्राइव के साथ वो रिचार्ज कैपेबिलिटीज कम होती चली जाएंगी। तो पहले आप 450, अगले साल जब जा रहे होगे तो हो सकता है उस ईवी उस बैटरी के थ्रू आप 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाओ। ये ध्यान रखना है आपको। तो हरिद्वार एक ही बार पहले साल घूम लिया, अगले साल नहीं जा पाया तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखिए हाइब्रिड जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। आप देखिए, मैं अभी ग्रैंड विटारा देखी मैंने, और ये टोयोटा की ये हाई राइडर देखी यहाँ पे, ये अच्छा है। आई मीन ग्रैंड विटारा क्यों, एक तो ग्रैंड विटारा आशीष जब लॉन्च हुई है ना, आप यकीन मानिए बेस मॉडल में भी मारुति ने इतना अच्छा वेरिएंट दिया है कि पूछे मत। और हाइब्रिड में क्या है, एवरेज बहुत अच्छा आ रहा है। गाड़ी अगर आप देखें अपने आप को ट्रांसमिट कर लेती है, कभी ईवी पर, कभी बैटरी पर, कभी अगर आप देखें फ्यूल पर। ये मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो हाइब्रिड पे अगर आप देखें फोकस कर सकते हैं आप। और आप यकीन मानिए आशीष, ग्रैंड विटारा शायद मारुति के लिए अगर आप देखें एक सक्सेस साबित होगी। जो उनका बेस मॉडल आया है, जो टॉप मॉडल है, जिस प्रकार के फीचर्स हैं, इंटीरियर्स हैं, ग्रैंड विटारा मेरे ख्याल से मारुति के लिए थोड़ा सा गेम। ये ग्रैंड विटारा वही है ना जो टोयोटा के साथ जेवी में? हाँ, तो इसमें वो प्रीमियम वाला जो है ना, वो प्रीमियम वाला एंड टोयोटा बेचेगी, लोअर एंड इनके लिए प्राइसिंग सस्ती है, वो मारुति के थ्रू जाएगा। हाँ, और इंटीरियर्स अगर आप देखें ग्रैंड विटारा के ज़्यादा अच्छे हैं, और एक्सटीरियर्स भी अगर आप देखें, मतलब जो इंप्रेशन फर्स्ट देख के आता है गाड़ी को देख के, वो ग्रैंड विटारा का ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक मेरा खुद का चला दी क्या, चला के देख ली क्या? नहीं, चला के नहीं देखी। चला के देखी थी एक दिन गाड़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में ग्रैंड विटारा दिल कुछ हुई। ठीक है भाई, ये ऑटो स्टॉक्स पे कुछ कॉल लेने का है क्या? ले लिया था जिनमें मूव आए थे, है ना वीरू? मारुति पे आशीष, मारुति पे यकीन मानिए बात करने का मन कर रहा है। मन कर रहा है क्योंकि आज एक डीप डिस्काउंट मिल रहा है मारुति में। इट्स 855, आई मीन 8,555। शरद जी, ये मारुति आज से अगर आप देखें लगभग 5 रोज पहले 9500 पे था, इट्स नाउ एट 8552।
कंसिडरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी राय क्या है मारुति पर, इस प्राइस पर? इस प्राइस पे भी काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। अगर आप जिस टाइप की ग्रोथ रेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ये लॉन्च के लिए भी बोला, बाकी प्रोडक्ट्स भी जो हैं इनके, हमें लगता है ग्रेजुअली काफी अच्छा जो लॉजिस्टिक वगैरह का इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है। और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं 250 रुपए के आसपास की अर्निंग, उसके अगले साल लगभग 335 रुपए की, उसके बाद 450 रुपए की। तो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप FY23 को एक एबरेशन भी मान ले तो 24-25 में भी 30-35% ग्रोथ आएगी। तो अगर आप FY24 डिस्काउंट करते हैं तो मुझे लगता है 10,500-11 हजार रुपए तक के लक्ष्य संभव है, और उससे भी लंबा अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है 12-13 हजार रुपए तक भी पॉसिबल है। मारुति आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो हालांकि टेक्निकली यकीन मानिए इस स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है और आज की कैंडल बहुत ही खराब है, बट जिस प्रकार के पैटर्न इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे हैं और ये जो 95-96 है ना, वाकई एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी है, उसको शायद पार करने में थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा। खैर, हम ये अपनी ईवी और ऑटो स्टॉक्स की जो ये बातचीत है इसको यहीं विलंब देते हैं थोड़ा सा। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं जिनमें अच्छा ट्रेंड बन रहा था लेकिन अब वो कोलैप्स हो रहे हैं, एंड इट्स अलर्ट फॉर यू कि आप अपने स्टॉप लॉसेस के साथ या फिर एक एग्जिट मैकेनिज्म के साथ तैयार रहिए। लेट्स ब्रिंग अपोलो हॉस्पिटल्स एट डे लो, साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथलैब जिसने लास्ट सीरीज के अंतिम पड़ाव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, 3 दिन में कोलैप्स हो गया। जस्ट माना साहब से मैं राय लूंगा डॉक्टर लाल पैथलैब में फाइनली आपने 200 ब्रीच किया 3 सेशंस में, और आज आपने 100 और राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन को ब्रीच कर दिया। माना साहब की राय क्या होगी डॉक्टर लाल पैथलैब पे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है। और अब अगर आपको याद हो तो करीब 6 या 7 दिन पहले हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था चार्ट पे, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, लेकिन एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल लेना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो 2300-2320 के आसपास सपोर्ट भी दिखता है। तो शॉर्ट कॉल नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग पोजीशन थी तो बिल्कुल एक बार निकलने की सोचना चाहिए। बाकी एग्जिट का व्यू जरूर रखिएगा इस स्टॉक में, क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच हो गए हैं। और फार्मा में भी जो स्टॉक्स बाहर से मतलब ऊपर जाने के बाद कोलैप्स हो गए, ग्रेनुअल्स ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था शुक्रवार को, लेकिन आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स हो गया। शिल्पा जी, आपका एक व्यू क्या है ग्रेनुअल्स पे? मान लीजिए मेरे पास लॉन्ग थी और मैं इस स्टॉक पे अभी भी कमिटेड हूँ, सिंस एंटायर फार्मा स्पेस इज डूइंग वेल, आपका व्यू क्या होगा इस स्टॉक पे 346 पर? ग्रेनुल्स एक्चुअली हमने पीएल में भी लास्ट वीक में 320 के जोन्स में इसको बाय लिया हुआ था फॉर टारगेट ऑफ 360 देन 380। तो आज ऑलमोस्ट इट वेंट टू 359.9, तो टारगेट वाज ऑलमोस्ट अचीव्ड। अभी यहाँ पे सपोर्ट अगेन कम्स एट 320 जोन्स, तो अगर बाय करना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, डिक्लाइंस में बाय कीजिए। टारगेट्स आर इंटैक्ट टिल 400-420 जोन्स, बट बाय ऑन डिक्लाइंस। ग्रेनुअल्स पे आप देखें ये आपका आउटलुक है। इस बीच विकास सालू जी के पास एक ट्रेड है। विकास, क्या ट्रेड है आपके पास? और देखो, एक्साइड इंडस्ट्री ने एक अभी ब्रेकडाउन दिया है, 155 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 153 के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल एसटीबीटी लेके जा सकते हैं। नीचे में 142-44 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेंगे। 157 के आसपास का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। तो ये एसटीबीटी के लिए एक अच्छा काउंटर है। यहाँ पे एक जो ब्रेकडाउन था, उसने कल के जो लो थे उसको इसने ब्रेकडाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। एक्साइड सेल, लेकिन लेट्स ब्रिंग लिबर्टी। जनाब, क्या स्टॉक है? शुक्रवार को भी हर्षदौर में डिस्कशन कर रहे थे इस स्टॉक पे। उस दिन ये क्लोज हुआ था 300 पे और आज 329.45 पे, और ये लिबर्टी के इसके करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। आई एम नॉट श्योर बट इन लेवल्स पे क्लोज हुआ है क्या? एक सेकंड, मैं वीकली चार्ट्स पे देखता हूँ इसको। नॉट एग्जैक्टली, और ये कम से कम 2014 में तो नहीं हुआ, और 2005 में इसका जो ऑल टाइम हाई था वो काफ़ी ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मेरे ख्याल से इस ट्रैजेक्टरी में नहीं हुआ, क्लोज हुआ। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर लिबर्टी। ये हो क्या रहा है शरद जी लिबर्टी में? कोई स्टोरी मालूम है आपको इस वक्त? अच्छा, मैंने लिबर्टी का बहुत दिनों बाद एक कॉमर्शियल देखा। मेरे ख्याल से आयुष्मान खुराना थे और
एक एक्ट्रेस और थी उसमें, बड़ा एग्रेसिव अगर आप देखिए इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है। लिबर्टी पे आपका व्यू शरद जी? देखिए काफी बड़ा कैपेक्स प्री कोविड कंपनी ने ऑलरेडी किया था, तो वो अर्निंग्स में परकोलेट होना चाहिए फेस्टिव डिमांड में, और जैसे स्कूल्स वगैरह चालू हो गए हैं अक्रॉस बोर्ड, तो इनके जो लोअर एंड के प्रोडक्ट्स हैं वहां पे बिक्री ज्यादा हो सकती है। वैल्यूएशन वाइज 48 टाइम लास्ट 12 मंथ्स पे चल रहा है, बट वो इररिलेवेंट है क्योंकि मेरे हिसाब से अगले 2 साल में ग्रोथ काफी रैपिड रहनी चाहिए जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप होता है, तो स्कोप ऑफ री रेटिंग काफी रह जाता है इस स्टॉक में एटलीस्ट। क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें जो रिसेंट लिस्टिंग वगैरह भी हुई है, चाहे कैंपस हो चाहे मेट्रो ब्रांड्स हो, वहां पे रनअप काफी स्मार्ट आया है, तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है लिबर्टी में स्कोप अभी भी है री रेटिंग का बहुत ज्यादा। जी हाँ, कैंपस को भी लेके आइए एक बार, कैंपस क्या कर रहा है एग्जैक्टली। ये भी वो स्टॉक है जो कि बड़ा अच्छा पैसा बना के देखे गया है। ऑल्दो पिछले 3-4 सेशंस, आज ठंडा है लेकिन शुक्रवार को काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया था, और इनफैक्ट जो भी जिसने भी अगर आप देखें आईपीओ में पैसा बना के जो बैठे हैं वो इसमें स्टिल अगर आप देखें पैसा बना रहे हैं। कोई पैसा अगर आप देखें तो यहाँ पे अब तक सिंक नहीं हुआ है किसी का भी। मीनवाइल डिफेंस स्टॉक्स में जहाँ हमने एचएल पर चर्चा की थी, आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, करीब 2228 के स्विंग देने के बाद, मतलब इंट्राडे में करीब 2358 तक के स्विंग देने के बाद अब करीब 2288 पर ट्रेड करता हुआ बैकफुट पे आया थोड़ा सा स्टॉक। और एचयूएल जहाँ से आज सिंक हुआ वो एग्जैक्टली पिछले 5 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, और इसके पिछले 5 सेशन के हाईस को प्रोटेक्ट कर रखा है, गार्ड कर रखा है आपके फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने। मीनवाइल एक बार बीएल लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, बीएल क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। दूसरा डिफरेंस स्टॉक 9850 पे, ये स्टॉक भी आज अपना जो जिसे कहते हैं ना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो वॉलेट कर रहा है। मानस, क्या थोड़ा सा रेड फ्लैग बीएल रेस कर रहा है इस बड़े मोमेंटम के बाद? फाइनली अगर ये 97 की जोन टूटती है तो बीएल पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए आज मॉर्निंग में बीएल ने एक ब्रेकआउट दिया था इंटरडे चार्ट पे, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला, और अब जब गिरावट देखने को मिली है तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, 92 रुपीज तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। जी आज का एचएल का और बीएल का बिहेवियर थोड़ा सा याद रखिएगा नाजुक है, और ये अमूमन होता है। एक स्पेस, एक सेक्टर जब बहुत अच्छा पैसा बना के दे दे एक बाजार की तेजी में, एक लैग में, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में हो जाता है। नाउ लुपिन इज अप अबाउट 6% और करीब 722 के साथ मोर क्लोजर टू इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 733 पर प्लेस्ड है, और अगर ऐसा होता है तो ये होगा अगस्त 2021 के बाद पहली बार। निफ्टी 16900 के अगेन ऊपर, बैंक निफ्टी 38,057 के अगेन ऊपर, तो लेवल्स को, क्रिटिकल लेवल्स को रीगेन करके जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं शॉर्ट नहीं था इस बाजार में, क्योंकि इन प्रिंसिपल जब मैं ट्रेड करता हूं, या फिर अगर आप देखें जब मतलब मैं ट्रेड समरी बनाता हूं, तो फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज और उस दिन के पुट राइटिंग के स्टैट्स, उस दिन का अगर आप देखें वाइल जो बार्स होती हैं पुट राइटर्स की, उसको मैं रिस्पेक्ट देता हूं हमेशा। सो नो थॉटिंग शॉर्ट्स टिल वी वॉलेट 16,800 और 900 जोन्स डिसाइसिवली, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 38,000 और 37,960 के नीचे नो के ऊपर नो शॉर्टिंग थॉट्स। जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा एक बार, आज का लो एग्जैक्टली 37,960 है, कोई चेंज नहीं है व्यू में। अब एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं मोमेंटम कॉल्स का क्रम। मानस नहीं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं पहले विकास, तो चलिए विकास ही कर लेते हैं पहले। विकास जी, आपकी कॉल क्या होगी? तो देखो बीटीएसटी के लिए यहाँ पे एक मिड कैप स्मॉल कैप में से EI होटल है, होटल इंडस्ट्री में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो EI होटल का यहाँ पे 193 का एक ब्रेकआउट था, उसके ऊपर आज पूरा दिन उसके ऊपर सस्टेन रहा है मोमेंटम। यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव साइड में, ऊपर में 205 के आसपास के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। नीचे में 190 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और मुझे लगता है 1 से 2 दिन में यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उसके एग्जैक्ट अगेंस्ट यहाँ पे EI होटल में मिल रहा है, तो ये जो पॉजिटिव साइड में, तो इसको बीटीएसटी करके लेके जा सकते हैं। 205 का टारगेट यहाँ। ओके, EIH इट्स अ कैश कॉल, बाय करने के लिए 196 के जोन में।
और मैं एक बात कहूँगा, एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर सब तरीके से नज़र रखिएगा कि होटल स्पेस गजब का मूव देता है। जरा एक बार इंडियन होटल्स रखिएगा स्क्रीन पर। इंडियन होटल्स किस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है? इंडियन होटल्स करीब करीब 337 पे। स्टिल इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर इंडियन होटल्स। और EIH जिसका अगर आप देखें जिक्र अभी यहाँ पर विकास ने करा। ताज लेके आइए एक बार, ताज जीवीके होटल्स आपके स्क्रीन पे 197.35। ताज जीवीके के लिए भी ये लगभग फरवरी 2020 के बाद का अब तक सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा। तो सारे होटल स्टॉक्स आज अच्छा करते हुए। शरद जी यहीं पे लगे हाथ, आपका भी BTST कॉल पूछता हूं या फिर आपका शॉर्ट टर्म कॉल, कोई कन्विक्शन कॉल आपका इस वक्त होटल स्पेस में? आई मीन चार्टिकली देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि एक होड़ सी मची हुई है होटल्स को कलेक्ट करने के लिए और पिक करने के लिए। आपका कोई होटल्स में कन्विक्शन कॉल या फिर इस वक्त का कन्विक्शन कॉल आपका? होटल्स में तो मुझे लगता है ये रनअप थोड़ा जल्दी आ गया है और ये जो फेस्टिव सीजन की डिमांड है वो लगभग उसमें डिस्काउंटेड है, तो वहां से बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे अब नजर नहीं आ रही होटल स्टॉक्स में। ताज जीवीके वैसे हमारा हमेशा प्रेफर्ड पिक रहा है स्पेस में, लेकिन अब यहाँ से ज्यादा मुझे अपसाइड दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कॉन्ट्राबेट की तरह आपको OMCs में एक डिसेंट पोजीशनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 महीने में तेल के प्राइसेस काफी नॉर्मलाइज होंगे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लगता है काफी बढ़िया बेट बनाई जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि तेल में थोड़ी उछाल अभी शॉर्ट टर्म में भी आई है, तो मुझे लगता है वापस वो करेक्टिव जोन में जाता है, तो वहां OMCs के लिए फायदा रहना चाहिए। OMCs आपका व्यू है यहाँ पर, और मैं ये शरद जी की कॉल हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर एक दो स्टॉक्स के नाम भूल रहा था तो मैं मार्क कर देता हूँ कि रॉयल ऑर्किड होटल 277 पे ये भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। यस, और इस दौर का इसका हाईएस्ट क्लस्टर रहा था करीब 309। और एक जरा आप लेमन ट्री लेके आइएगा, लेमन ट्री आपकी स्क्रीन पर, इट्स एट 87.95। ये भी आज अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा। आपको याद होगा ये करीब समझ लीजिए 2018 के आसपास की लिस्टिंग थी इसकी, और उसके बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज फॉर लेमन ट्री। गजब का मूव है इन स्टॉक्स में। अमित जी आपका कन्विक्शन कॉल, मोमेंटम कॉल। वीरेन जी मेरा STBT रहेगा ऑन बर्जर पेंट में एक सेल कॉल है। जब एशियन पेंट्स वाज डूइंग वेल, बर्जर पेंट्स ने तब भी कुछ नहीं किया था और अंडर परफॉर्म किया था। इसमें क्लियर ब्रेकडाउन विजिबल है। बर्जर पेंट करंटली फ्यूचर्स में 609 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 617 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट लगभग 595 के रहेंगे। ओके, बर्जर पेंट्स सेल टुडे बाय टुमारो। बर्जर पेंट्स सुबह अगर आप देखें क्रूड की जो तेजी थी वो भी अगर आप देखें एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू था इस स्टॉक के लिए। और याद रखिएगा क्रूड में जब ठंडक आई है, क्रूड रेट जब रिट्रेस हुआ है, तो बाजार ने पूरा का पूरा उसका एडवांटेज एशियन पेंट्स को दिया है, नॉट एग्जैक्टली टू पिडिलाइट, नॉट एग्जैक्टली टू बर्जर पेंट्स। और इनफैक्ट बर्जर पेंट्स में ये जो क्लोज है ये इस वक्त 27 जुलाई के बाद का सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी का क्लोज है और चार्ट के लिए इस वक्त अच्छी स्थिति में नहीं है। मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए इप्का लैब को लेके जाएंगे, क्योंकि इप्का लैब ने अपने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है और मैं समझ रहा हूँ कि 970 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। तो इप्का लैब में खरीदारी करेंगे 924 के स्टॉप लॉस से 970 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इप्का लैब टेक्निकली साउंड, और इप्का लैब के चार्ट को देखकर आई थिंक आप मानस के जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। राजेश जी अगर आप देखें बचे हुए हैं अभी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और शिल्पा जी बचे हुए जा रहे हैं वहाँ पे भी। इप्का लैब याद रखिएगा एक मल्टी ईयर बेस है, 30 जुलाई 2020 से लेकर अब तक का एक मल्टी ईयर बेस है, और स्पेशली इसके चार्ट को जाके रीड कीजिएगा 20 अगस्त 2020 से एक स्लाइटली स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, उससे बड़ी खूबसूरती से बाहर निकलकर ये स्टॉक आने की कोशिश करता हुआ। शिल्पा जी बताइए आप क्या कैरी करेंगी कल के लिए? अगर आज थोड़ा हम लोग देखेंगे IGL और MGL में दो थोड़े डाउनसाइड में है, सेलिंग है, लेकिन MGL ने 800 और 795 जोन्स के बीच में एकदम पकड़ के रखा हुआ है। ऑप्शन में भी आप देखोगे तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से MGL में एक बाय कॉल यहाँ पे बनता है। नॉट ओनली BTST, अगर किसी को इस सीरीज में भी प्ले करना है
तो एक हीरो जीरो ट्रेड 880 का कॉल आप 10 रुपए के अराउंड पकड़ के बैठ भी सकते हो। यहाँ से मेरे हिसाब से टारगेट्स जो आने चाहिए पोजिशनल कुड भी 860, बट BTST में आई थिंक 830 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 790। ओके, महानगर गैस इट्स ए बाय ट्रेड। और देखिए जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो था, जिस प्रकार का अगर आप देखें तो यहाँ पर माहौल है। महानगर गैस को आप आज सुबह सुबह काफ़ी पिटाई हुई थी इस स्टॉक में, और आप एक काउंटर कॉल ले रही हैं यहाँ पर शिल्पा जी। मीनवाइल जो ट्रेड विकास ने दिया था, आई मीन EIH 197 हो गया देखते देखते, अच्छा मूव देता हुआ। राजेश जी आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, नजर तो है फार्मा, अगर कुछ कैरी करना है तो फार्मा ही कैरी करेंगे। लुपिन का ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, टारगेट भी हमारा डिस्कस हो चुका है, तो दूसरा क्या? तो देखिए अगर फार्मा में लुपिन के बाद कोई अच्छा दिखता है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा क्यों? देखिए इट्स डायमेट्रिक फॉर्मेशन, अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिलता है। एट द सेम टाइम 100 EMA के ऊपर आज इसका क्लोजिंग, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ, एंड विद मार्जिनल गेन इन ओपन इंटरेस्ट। लेकिन जो थीम चल रही है वो फार्मा है, तो ग्लेनमार्क को ही लेके जाएंगे क्योंकि 400 के ऊपर का क्लोज दे रहा है। सो इट्स बाइंग ग्लेनमार्क फार्मा। स्टॉप लॉस विल बी एट 390 एंड एक्सपेक्टेड टारगेट विल बी 418 to 425 फॉर टुमारो। वाकई ग्लेनमार्क फार्मा। और इस बीच मैं एक चीज़ और कहूँगा, आई मीन देखिए टोरेंट फार्मा में आई मीन एक एग्जैक्टली आप देखें डील थी इनके, जो फ्रेश बाय आउट था डर्मेटोलॉजी कंपनी का, उससे बाजार बहुत खुश नहीं हुआ था, उस दिन सिंक हुआ था, अगले दिन अगर आप देखें फिर चढ़ गया स्टॉक का। और इनफैक्ट टोरेंट फार्मा भी एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के लिए, आई मीन जिसे कहते हैं ना, आई मीन क्रिटिकली पॉइज्ड है, टेक्निकली पॉइज्ड है, अच्छी तरीके से अगर आप देखें तैयार है। मानस, टोरेंट फार्मा कोई व्यू आपका यहाँ पर? कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। पूरा फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता है, तो आई थिंक टोरेंट फार्मा में भी हमें बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और 1640 1645 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी 1542 के स्टॉप लॉस के साथ। टोरेंट फार्मा अच्छी तरीके से प्लेस्ड है ये स्टॉक का, और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके टोरेंट फार्मा क्लोज होता हुआ, इनफैक्ट ये जो क्लोज होगा मेरे ख्याल से मोटे तौर पे शायद ये लगभग 9 से 10 महीने का हाईएस्ट क्लोज होगा टोरेंट फार्मा के लिए। अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने। अच्छा, कैश के हमने 2-3 स्टॉक्स मार्क किए थे जिसमें लिबर्टी था। लिबर्टी एक बार फिर लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स आई मीन थोड़ा जो इसकी ना लिक्विडिटी इसमें कम होती है तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन मेरा काम यहाँ पे स्टॉक्स स्क्रीन पर रखना है, तो बताता हूँ कि 334 पे ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे जाके ट्रेड कर रहा है। और एक और स्टॉक जो कि इनफैक्ट कैश में अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रहा है, मेरे ख्याल से नॉट एग्जैक्टली हाईएस्ट, बट रेडिंगटन आज 141 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और मेरे को पर्सनली जो स्टॉक बहुत इंप्रेस कर रहा है वो है लुपिन। और लुपिन, शिल्पा जी कोई यहाँ पर 724 एक फीलिंग आ रही है कि जनाब ये स्टॉक जो है वो अपना 200 EMA को ग्रैब करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर अगर आप देखें 6 रुपये बढ़ चुका है अब तक। कोई कॉल कैरी करना चाहेंगी यहाँ पे? यस, ल्यूपिन क्योंकि फार्मा में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ल्यूपिन सुबह से ही एकदम एक ट्रेंड पकड़ के बैठा हुआ है विद 720 के ऊपर उसने एक दिया भी है अभी ब्रेकआउट। तो अगर किसी को ऑप्शंस में इसको कैरी करना है तो मेरे हिसाब से 760 का कॉल कोई ले सकता है। एक से ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 14 रुपीज, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 और टारगेट्स यहाँ पे 22 देन 28। ल्यूपिन, इसमें एक ऑप्शन भी आपको मैंने दिला दिया, अच्छा कर रहा है ये स्टॉक और मूव काफ़ी अच्छा खासा है। अच्छा, बस अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे। 1-2 स्टॉक्स वो मार्क कर रहा हूँ जो कि हमारी जो आवाज़ की रोलोवर रिपोर्ट्स थी और उसमें मार्क किए गए थे, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स देखे गए थे और जो आज सडनली बैकफुट पे आ गए हैं। और उसमें है ABFRL। मानस, ABFRL में मैंने आपसे व्यू भी लिया था फ्राइडे को।
ABFRL ने ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, लेकिन आज सिंक हो गया। आज ऑटो में जिस तरीके का पेन था, आज ABFRL में जिस तरीके का पेन है, आई थिंक सारे ही स्टॉक्स बैकफुट पे आए आज। एट 333 आपके व्यू में कोई चेंज है मानस? देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखिए 324 रुपए का, लेकिन शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है। चलिए अब एक काम करते चलते चलते आपको जरा FNO सेटअप दिखाते हैं, और FNO सेटअप क्या कह रहा है। मीनवाइल जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखिएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं वो करीब 83 पॉइंट प्लस। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार वायर से चेक करके स्क्रीन पे मेरे को रखिएगा। यस, इट्स 83 पॉइंट्स अप डाउ फ्यूचर्स। लॉन्ग 22 मात्र, शॉर्ट 153। शॉर्ट ने कंप्लीट ग्रिप ली इस मार्केट में, और लॉन्ग जो था वो था ल्यूपिन, ये आपका फार्मा स्पेस। लुक एट ल्यूपिन, ज़ायरस, ऑविंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, ONGC अगर आप देखें तो यहाँ पे विनफॉल टैक्स जो रेशनलाइज किया गया उसका इम्पैक्ट था। बाकी MCX, कोल इंडिया, दीपक नाइट्राइट, IRCT से IOC, ये वो स्टॉक्स थे जो कि आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, इंक्लूडिंग शॉर्ट कवरिंग एंड फ्रेश बाइंग, ओनली 26 एडवांसेस। बैकफुट पे क्या था? अदानी एंटरप्राइजेस, इंडिया सीमेंट्स, AB फैशन, TVS मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा। लग रहा था जहां मोमेंटम था वो सारा का सारा आज कोलैप्स हुआ। स्पेशली आप TVS मोटर्स को देखिए, स्कॉट्स को देखिए, एक टिपिकल कैनल रिवर्सल अगर आप देखें कुबोटा में आज विजिबल है। बाकी आज डॉक्टर लाल पैथलैब, आयशर मोटर्स, अंबुजा सीमेंट्स और पोर्टास, वो कुछ काउंटर्स जहां पे आज शॉर्टिंग देखने को मिली। और चलते चलते एक दो स्टॉक्स का यहाँ पे मैं जिक्र और कर देता हूँ जहाँ पे थोड़ा जो पुट्स का बिल्डअप है वो बढ़ रहा है। SBI कार्ड्स लिखे आइएगा, और राजेश जी करीब करीब 878 पे ये एक 200 डेमा के नीचे क्लोज होने की चेष्टा करता हुआ, और लास्ट टाइम भी इसने आज से लगभग 7 सेशन पहले यानी करीब 26 सितंबर को एक अटेम्प्ट लिया था इसको वॉलेट करने का, लेकिन नेक्स्ट एक रिवर्सल आ गया था। इस बार की इस क्लोजिंग पर आपका व्यू क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 100 DMA को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे 200 DMA, इनफैक्ट इट्स अ कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। लेकिन चार्ट देख के और जो जिस तरह से लिक्विडेशन हो रहा है, तो ये जो जिगजैग फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूएशन में आएगा 880 टूटने के बाद। तो 880 टूटने के बाद को जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है 850 का। तो स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है, सेल करना है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप करीबन 895 का। डॉक्टर साहब आशीष कहाँ है, जरा एक बार पता लगाइएगा। और इस बीच मैं यहाँ पर आपके सामने एक स्टॉक का जिक्र और कर देता हूँ। फाइजर क्या कर रहा है जनाब, करीब करीब 4342 पे ये स्टॉक भी, अगर आपके देखिए ये इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, लेकिन 4324 पे ये स्टॉक अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्रॉस होने की, ट्रेड करने की तैयारी करता हुआ, जाने की तैयारी करता हुआ। आपकी राय क्या है इस स्टॉक पे अमित? क्या आपको फाइजर में भी एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज नजर आ रही है? मैं यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 9 अप्रैल 2020 के बाद के जो बेस हैं अब तक उसको होल्ड करता हुआ आज। जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, स्पेशली अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाएगा। 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के पास इसने एक राउंडिंग बॉटम का बेस बनाया है, और अगर ये स्टॉक लगभग 4340 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि इसमें अपमूव देखी जा सकती है। करंट पोजीशन में भी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 4240 का, और मुझे लगता है कि इसमें 4500 तक के पोजिशनली टारगेट्स पॉसिबल है। मैं जो स्टॉक्स आप बात कर रहे थे नोट डाउन कर रहा था बस। ऑडियो बोलिए भाई वीरू का। सौंधी सी जो है वो वेज बिरयानी की खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं एकदम जहन में आया कि आशीष कहाँ चले गए। ये आप ही ने कहा था वेज बिरयानी नहीं होती, तो फिर नहीं वेज बिरयानी होती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए दिल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, थोड़ा झूठ भी कभी कभी अच्छा है। चलिए आज का सेशन कंप्लीट होने को खड़ा है, तो नॉन वेज बिरयानी के लिए। चलिए मंडे का दिन टफ रहा है थोड़ा सा इक्विटीज के लिए, क्यूज भी खराब थे, ध्यान रखें। और हमने फ्राइडे को बहुत अच्छा अब ट्रेंड ग्लोब से हट के डिलीवर करा था, तो वो 950,000 पॉइंट वाला निफ्टी बैंक, ऐसे ही निफ्टी में 0.25% का उछाल, तो कुछ हद तक वो रिवर्सल्स हैं क्लियरली एविडेंट स्क्रीन पे। 200 पॉइंट से ज्यादा का दबाव निफ्टी इस समय दिखाता हुआ 1.25% के आसपास का दबाव है, और बैंक निफ्टी में 1.5% से ज्यादा की कमजोरी। एक बार यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं, फिर जब बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा तो सेक्टोरल ब्रेकअप डायरेक्टर साहब दिखाते चलिएगा।
यूएस के फ्यूचर, जैसे वीरू ने अभी पॉइंट देखा, मैं सब सुन रहा था वीरू, तो आपने लेटर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा। डाउ फ्यूचर्स 65 अंक मजबूत, अभी समय 65 फ्रेश आंकड़ा, 80 पॉइंट बिल्कुल ठीक, और बाकी थोड़ा सा S&P फ्लैट, नैस्डैक हल्की कमजोरी, आधे % से कम का दबाव है। तो मिले जुले इस समय यूएस के फ्यूचर्स हैं। देखते हैं आज एक्चुअल सेशन कैसा पैन आउट होता है, और खास तौर पर क्रेडिट स्विस, वो डॉइचे बैंक रिलेटेड अपडेट्स क्या आते हैं यूरोप से। लेकिन चलिए फ्राइडे का मंडे का सेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर 16,880 के आसपास के लेवल, 1.25% का दबाव, 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी, 211 अंक का प्रेशर। निफ्टी बैंक ये अब पहले तो लग रहा था ठीक है, 1/3 फ्राइडे के अपमूव्स गवाए हमने, पर वो 1000 पॉइंट के सामने अब हम 650, 2/3 अपने गेन्स गिव अवे करते हुए आज के सेशन में। आईटी कमजोर, 1% के आसपास का दबाव, खैर वो नैस्डैक रिलेटेड कंसर्न, जबकि आईटी को लेकर खबरों का तल्क अजम्पशंस चल रहे थे रिजल्ट रिलेटेड, उन सब के बीच में लेकिन आईटी फाइनली वीक ही क्लोज होता हुआ। ऑटोज अपने सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर रिएक्शन देखिए, 2% का कट, मेटल्स 3% के आसपास की कमजोरी, ये है वो ग्लोबल रिसेशन का फेयर। फार्मास्यूटिकल्स आज इकलौती गजब का स्टैंड आउट करने वाली पॉकेट, 1.25% का उछाल था। दूसरी जो इंटेंडम मूव कर दी लास्ट वीक एफएमसीजी, आज गेंस ठंडे, आईटीसी हो, HUL हो, ब्रिटानिया हो, सब प्रेशर के साथ कामकाज, 2.25% एफएमसीजी दबाव में, और रियल एस्टेट इवेंचुअली ठंडा पड़ गया। शुरुआत में वो शिंदे साहब के, सीएम साहब के बयान स्टैंप ड्यूटी को लेकर शुरू में रिलीफ था, पर इवेंचुअली वो प्रॉफिट टेकिंग सीरियस, 1.25% के आसपास का दबाव, यानी कि अक्रॉस सेक्टोरल पॉकेट्स वीकनेस। मिड कैप 1.25%, स्मॉल कैप्स 0.5%। मिड कैप्स में अचानक सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ भी नहीं कहूंगा, 2 बजे ऑनवर्ड्स अचानक वो बहुत तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ। ब्रेथ फाइनली 1:2 डिक्लाइंस के फेवर में, एक बड़ा तो 2 स्टॉक कमजोर थे, 2/3 बाजार लाल निशान में कामकाज करता हुआ नजर आया। शुरुआत हुई थी 2-3:1 एडवांसेस के फेवर में, वो धीरे धीरे सब माहौल पलटता चला गया। 50 स्टॉक खींच के लाइए, निफ्टी जब क्लोज होगा तो बता दूंगा आपको प्रोविजनल क्लोज कहां पे आ रहा है। ये है स्क्रीन, 9 स्टॉक्स होंगे हरे में, 41 इन द रेड। आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बहुत पिटाई हुई, अब पिटाई कह लीजिए या करेक्शन में आए, अच्छे मूव्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग थी, जो भी कह लीजिए। अदानी एंटरप्राइजेस, उसमें ENT दिखवाइए डायरेक्टर साहब, तो कंफ्यूजन हो जाएगा लोग। अदानी एंटरप्राइजेस है वो 8.5% का दबाव। अदानी पोर्ट, ये निफ्टी के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सामने वीक, बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक ऐसे भी देखेंगे तो सब में कमजोरी थी। ऑटोज प्रेशर तगड़ा था, आयशर मोटर्स, मारुति आपकी स्क्रीन पे दोनों में प्रेशर देखने को मिला। HUL में कह रहा था एफएमसीजी ठंडा पड़ा है, HUL और ITC आपकी स्क्रीन पे 2.5%, 2.25% का दोनों में दबाव था। फाइनेंशियल्स, और फाइनेंशियल्स में देखिए कि करके स्क्रीन पर दिखाता हूं, बजाज फाइनेंशियल, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, सब प्रेशर में। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोटक महिंद्रा बैंक, इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग का जनरली बैंकिंग, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो हैवी वेट्स में, ICICI बैंक हैवी वेट्स में, ये सब प्रेशर बाउंड कर रहे थे। क्या चला? रिलायंस 1/3% का ही दबाव था तो आउट परफॉर्म कर गया, उस लिहाज से बढ़िया चला। ONGC, फार्मास्यूटिकल्स तो खैर हाईलाइट थे, वो सिप्ला, वो दिवीज लेबोरेटरी, सब आपकी स्क्रीन पे, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सब मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। अरे विप्रो हरे में बंद हुआ, हालांकि फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन विप्रो बहुत तगड़े प्रेशर, सबसे बड़ा रैंक अंडर परफॉर्मर अपने पूरे पीयर सेट में, 5 निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट में आईटी के, आज हल्का सा इन ग्रीन शेड। भारतीय अपने फ्राइडे के अच्छे मूव्स को कंटिन्यू कर गया, 0.5% का और उछाल फ्राइडे के 4-4.5% के ऊपर डिलीवर करके गया। निफ्टी प्रोविजनल क्लोज जो है वीरू 16,878 के जोन्स पर हम क्लोज हो रहे हैं, 1.25% की कमजोरी। बैंक्स शेड वीकर, 650 अंकों का दबाव। जी हाँ, दबाव था। अगर आप देखें आखिरी के 1 घंटे में ये दबाव काफ़ी नज़र आया। US फ्यूचर्स हालांकि अगर आप देखें तो एक अच्छा तेज़ी लेकर ट्रेड करते हैं, लेकिन आज सीधा सौदा की टीम, आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमज़ोर थे और हम थोड़ा सिंक कर रहे थे US फ्यूचर्स को देखते हुए, और इनफैक्ट US के अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्राइडे की आशीष ने क्या पिक किया और किसने, अगर आप देखें इनफैक्ट नीरज की टीम पर आएगी। हिंडाल्को 2.5% का स्विंग, प्रेस्टीज स्टेट्स लगभग 2% का स्विंग देखे गया। गुजरात गैस, हीरो मोटर कॉप अगर आप देखें ये भी करीब 1.25 से लेकर 5% का स्विंग देखे गए। और लेट्स चेक आशीष की टीम में क्या रहा रुझान आज और किन किन स्टॉक्स ने सब्सटेंशियल मूव दिया। यहाँ पे ल्यूपिन एक बेहद ही शानदार कॉल आशीष की, और इनफैक्ट ONGC दोनों ही अगर आप देखें स्थिति को भांपते हुए, ONGC स्पेशली लगभग 4.5% का, ल्यूपिन लगभग
5.6% का, ऑल इंडिया लगभग 3.25% का, और महानगर गैस जिसको शॉर्ट किया वो करीब 3% का स्विंग दे के गया। आशीष, चलिए इस नोट पर इस शो कमाई का अड्डा को यहीं समेटते हैं। अब कल सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात मेरे और वीरू की 8 बजे, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पे एक डिटेल्ड कवरेज कंटिन्यू